जय हिंद। वेलकम टू रॉ IQ। नमस्ते। कभी सोचा है कि लोहे पे जंग क्यों लग जाता है या फिर दूध से दही कैसे बन जाता है? इन सब के पीछे है साइंस, स्पेसिफिकली केमिकल रिएक्शंस। तो आज हम इसी चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को आसान भाषा में समझेंगे। ये क्लास 10th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम इस विश्लेषण को 5 हिस्सों में कवर करेंगे। सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं ये जानेंगे, फिर उन्हें लिखते कैसे हैं, उसके बाद उनके अलग अलग टाइप्स, चौथे नंबर पे ऑक्सीडेशन का हमारी डेली लाइफ पे क्या असर है, और आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स हैं उनका एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए सीधे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। आखिर ये केमिकल रिएक्शंस हैं क्या और हमें कैसे पता चलता है कि कोई रिएक्शन हो भी रहा है? बहुत ही सिंपल शब्दों में केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कुछ चीजें, जिन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, आपस में मिलकर नई चीजें बनाती हैं। इन नई चीजों को प्रोडक्ट्स कहते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि इन प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज, मतलब उनके गुण, रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग होते हैं। सोच के देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस हैं, पर जब वो मिलते हैं तो पानी बनता है जो एक लिक्विड है। प्रॉपर्टीज पूरी तरह बदल जाती हैं। तो आखिर पता कैसे चलता है कि कोई रिएक्शन हुआ भी है या नहीं? देखिए, इसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ साइंस, जैसे कि रंग बदल जाएगा या टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाएगा, हो सकता है कोई गैस निकले या फिर एक प्रेसिपिटेट बन जाए। ये सारे पॉइंट्स MCQs के लिए गोल्ड माइन है, याद रखिएगा। और हाँ, बोर्ड एग्जाम्स का एक पेट एग्जाम्पल है मैग्नीशियम रिबन का जलना। फॉर्मूला है 2Mg + O2 gives 2MgO। इसे जरूर ध्यान में रखें। ठीक है, अब हम ये तो समझ गए कि रिएक्शंस क्या हैं। अगला स्टेप, इन रिएक्शंस को केमिस्ट्री की भाषा में, यानी सिंबल्स और फॉर्मूलाज का यूज करके लिखा कैसे जाता है। देखिए, शुरुआत होती है एक सिंपल वर्ड इक्वेशन से, जैसे हाइड्रोजन + ऑक्सीजन गिव्स वाटर। फिर हम इसके लिए केमिकल फॉर्मूलाज यूज करते हैं, जो बन जाता है H2 + O2 गिव्स H2O। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसलिए सबसे जरूरी स्टेप होता है इसे बैलेंस करना। तो फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन बनती है 2H2 + O2 गिव्स 2H2O। और बैलेंसिंग करना नॉन नेगोशिएबल है। पर बैलेंसिंग इतनी जरूरी है क्यों? ये सब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से है। ये लॉ साफ साफ कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो बनता है और ना ही खत्म होता है। इसका मतलब रिएक्टेंट्स का टोटल मास हमेशा प्रोडक्ट्स के टोटल मास के बराबर होना चाहिए। ये एक बहुत ही कॉमन एग्जाम क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल पक्का कर लीजिए। इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। एक रूल याद रखें, MnHO, मतलब सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करो, फिर नॉन मेटल्स, उसके बाद हाइड्रोजन और बिल्कुल आखिर में ऑक्सीजन। और हाँ, एक गोल्डन रूल, हमेशा कोएफिशिएंट बदलना है, यानी फॉर्मूला के आगे जो नंबर लगता है गलती से भी सबस्क्रिप्ट यानी नीचे वाला छोटा नंबर मत बदल देना, वरना सब गलत हो जाएगा। चलिए अब इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे आते हैं, केमिकल रिएक्शंस के अलग अलग टाइप्स। एग्जाम्स में सबसे ज्यादा सवाल यहीं से बनते हैं। सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें दो या दो से ज्यादा चीजें जुड़कर या कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती हैं। इसका एक क्लासिक एग्जांपल है जब चूना यानी CaO पानी यानी H2O के साथ मिलकर CaOH2 बनाता है। एक बात और, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब इस प्रोसेस में हीट बाहर निकलती है। दूसरा टाइप है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन का आसान भाषा में बिल्कुल उल्टा है। यहाँ एक अकेला कंपाउंड टूटकर दो या दो से ज्यादा सिंपलर चीजों में बदल जाता है। इसका एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड का सनलाइट की मौजूदगी में टूटना। ये गवर्नमेंट एग्जाम्स के MCQs का एक फेवरेट सवाल है, इसे नोट कर लीजिए। तीसरा टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें एक ज्यादा पावरफुल यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक कमजोर यानी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से किक आउट कर देता है। जैसे इस एग्जाम्पल में ज्यादा रिएक्टिव जिंक ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को हटाकर उसकी जगह ले ली। अब यहां से एक बहुत ही पॉपुलर सवाल निकलता है, आखिर जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया ही क्यों? इसका जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, बस। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पर दो कंपाउंड्स के बीच आयंस की अदला बदली होती है, अ सॉर्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफर, और अक्सर इस रिएक्शन में एक प्रेसिपिटेट बनता है। जैसे इस एग्जाम्पल में बेरियम सल्फेट का एक इनसॉल्युबल सॉलिड बनता है जो नीचे सेटल हो जाता है, इसलिए इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब आते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस पर। इसमें दो प्रोसेसेस एक साथ चलती हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब या तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, और रिडक्शन का मतलब ठीक इसका उल्टा, ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना। एग्जाम्पल में देखिए, CuO से ऑक्सीजन हट गया तो वो रिड्यूस होकर Cu बन गया, और H2 में ऑक्सीजन जुड़ गया तो वो ऑक्सीडाइज होकर H2O बन गया। ये दोनों हमेशा साथ साथ होते हैं।
चलिए अब इस ऑक्सीडेशन के कॉन्सेप्ट को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। ये दोनों टॉपिक्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हाई वेटेज रखते हैं। इसका पहला असर है कोरोजन, यानी मेटल्स का धीरे धीरे खराब होना। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है लोहे पर जंग लगना। एग्जाम्स में अक्सर ये सवाल आता है कि जंग लगने के लिए क्या कंडीशन जरूरी हैं। जवाब सिंपल है, ऑक्सीजन और नमी यानी मॉइस्चर का होना। और इससे बचने के लिए हम पेंटिंग, गैल्वनाइजेशन, ऑयलिंग जैसे तरीके इस्तेमाल करते हैं। दूसरा असर है रैंसिडिटी। जब फूड में मौजूद फैट्स और ऑयल्स का ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें से अजीब सी स्मेल आने लगती है और टेस्ट खराब हो जाता है। इससे बचने के तरीके एग्जाम का फेवरेट टॉपिक हैं और सबसे कॉमन सवाल चिप्स के पैकेट वाला है। उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि चिप्स खराब ना हो। तो चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, एक रैपिड फायर रिवीजन, जिसमें हम उन पॉइंट्स को कवर करेंगे जिन्हें भूलना बिल्कुल मना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। रिएक्टेंट्स जो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, प्रोडक्ट्स जो रिएक्शन के बाद बनते हैं, प्रेसिपिटेट वो इनसॉल्युबल सॉलिड जो रिएक्शन में बनता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो हीट रिलीज करती हैं, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो हीट एब्जॉर्ब करती हैं। ये सब डायरेक्ट 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए परफेक्ट हैं। स्क्रीन पर जो रिएक्शंस हैं ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले रिएक्शंस हैं। मैग्नीशियम रिबन का जलना हो, जिंक और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन या लोहे में जंग लगना, इन सभी को इनकी बैलेंस्ड इक्वेशन और रिएक्शन टाइप के साथ अच्छे से याद कर लेना है। और हाँ, एग्जाम में अच्छे मार्क्स के लिए कुछ टिप्स। हमेशा बैलेंस्ड इक्वेशन लिखें। स्टेट सिंबल्स जैसे सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L जरूर लिखें। रिएक्शन का टाइप साफ साफ बताएं और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रेजेंटेशन बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखें। तो हमने रिएक्शंस को समझा, उन्हें लिखना सीखा और उनके टाइप्स को जाना। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सवाल आपके लिए है। जरा सोचिए, किताबों से हटकर क्या हम एक ही दिन में ये 5 तरह की केमिकल रिएक्शंस अपने आसपास होते हुए देख सकते हैं? इस पर जरूर विचार करें। नमस्कार। चलिए आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स को अच्छे से रिवाइज करते हैं। चाहे आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या किसी कॉम्पिटिटिव टेस्ट की, ये विश्लेषण आपके बहुत काम आने वाला है। हम इस चैप्टर को 6 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरुआत करेंगे, फिर पीएच स्केल और उसकी इंपॉर्टेंस को जानेंगे। उसके बाद केमिकल रिएक्शंस, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स और इंडिकेटर्स पर ध्यान देंगे, और बिल्कुल आखिर में मैं आपको एग्जाम के लिए कुछ जरूरी टिप्स भी दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एसिड्स, बेस और सॉल्ट्स आखिर होते क्या हैं। तो एसिड क्या है? ये वो सब्सटेंस है जो पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयंस यानी H+ आयंस रिलीज करता है। इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम HCl कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4 और एसिटिक एसिड यानी CH3COOH। और यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। एसिड्स अपना एसिडिक नेचर सिर्फ और सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में यानी पानी के घोल में ही दिखाते हैं। ये बात जरूर याद रखिएगा। अच्छा, अब बात करते हैं बेसिस की। जैसे एसिड H+ आयन देता था, वैसे ही बेस वो सब्सटेंस है जो पानी में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयंस यानी OH- आयंस रिलीज करता है। इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। और हाँ, ये भी याद रखें कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना, उनका नेचर भी बेसिक होता है। अब एक ऐसी चीज जो स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूज करती है, बेस और एल्कली के बीच का फर्क। देखिए, एल्कली वो बेस है जो पानी में आसानी से घुल जाता है। तो इसका मतलब हुआ सभी एल्कलीज बेसिस तो होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी बेसिस एल्कलीज हों। ये कॉमन एग्जाम ट्रैप है। और आखिर में आते हैं सॉल्ट्स। जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और पानी बनता है। पता है इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है HCl और NaOH का रिएक्शन, जिससे टेबल सॉल्ट यानी NaCl बनता है। चलिए, अब जब हमने एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स को समझ लिया है, तो ये देखते हैं कि इनकी स्ट्रेंथ को कैसे मेजर किया जाता है। और इसके लिए हम यूज करते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल बहुत ही सिंपल है। अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 7 से कम है तो वो एसिडिक है, अगर पीएच ठीक 7 है तो वो न्यूट्रल है, जैसे कि प्योर वाटर, और अगर पीएच 7 से ज्यादा है तो वो सॉल्यूशन बेसिक होगा। सिंपल। यहाँ एक जरूरी बात समझने वाली है, पीएच वैल्यू और स्ट्रेंथ का रिलेशन ना उल्टा होता है। मतलब पीएच जितना कम होगा एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा, और पीएच जितना ज्यादा होगा बेस उतना ही स्ट्रांग माना जाएगा। पता है, हमारी डेली लाइफ में पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। खेती के लिए सॉइल का पीएच लेवल ठीक होना जरूरी है। हमारे पेट में जो HCl बनता है वो डाइजेशन में हेल्प करता है। मुंह का पीएच जब 5.5 से कम हो जाता है तो टूथ डिके शुरू हो जाता है, और पानी का पीएच बदलने से एक्वेटिक लाइफ को भी खतरा हो सकता है। ठीक है, अब जब हमने पीएच स्केल समझ लिया है तो चलिए देखते हैं कि एसिड्स और बेसिस अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं।
शुरुआत करते हैं एसिड्स के रिएक्शन से। एसिड्स के 3 तरह के मेन रिएक्शंस हैं। जब ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। जब ये मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और जैसा हमने पहले देखा, बेसिस के साथ ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। अब बेसिस की बात करें तो इनके 2 मेन रिएक्शंस हैं। पहला, वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, और दूसरा, जब वो नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तब भी सॉल्ट और वाटर ही बनता है। ओके, अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पर आ गए हैं। यहाँ हम 4 ऐसे सॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं वॉशिंग सोडा से। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। इसे सल्वे प्रोसेस से बनाया जाता है, जो कि एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। इसका नेचर बेसिक होता है और इसके यूजेस तो बोर्ड एग्जाम्स में फेवरेट क्वेश्चंस में से एक हैं, जैसे सफाई में, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में और ग्लास और सोप इंडस्ट्रीज में। अगला है बेकिंग सोडा यानी NaHCO3। इसे बनाने के लिए सॉल्ट, अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। ये एक माइल्ड बेस है और इसका यूज बेकिंग पाउडर बनाने में, एसिडिटी कम करने के लिए एंटासिड के रूप में और आग बुझाने वाले फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट सॉल्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब जिप्सम को 100 से 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तब ये बनता है। इसका यूज तो सभी जानते हैं, मेडिकल कास्ट्स में, स्टैचूज बनाने में और घरों में डेकोरेशंस के लिए। चलिए, अब हम इस चैप्टर की कुछ आखिरी लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। इनमें शामिल हैं इंडिकेटर्स और एक स्पेशल टॉपिक, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है पानी के वो फिक्स्ड मॉलिक्यूल्स जो किसी सॉल्ट के क्रिस्टल स्ट्रक्चर का हिस्सा होते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट में 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। एग्जाम में अक्सर एक सवाल आता है, जब ऐसे हाइड्रेटेड सॉल्ट को हीट करते हैं तो क्या होता है? सही जवाब है, वो अपना पानी खो देता है। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस हैं जो एसिड या बेस में अपना रंग बदल लेते हैं। लिटमस एसिड में रेड और बेस में ब्लू हो जाता है। फिनोल्फ्थैलीन एसिड में कलरलेस रहता है पर बेस में डालते ही पिंक हो जाता है। और मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड और बेस में येलो रंग देता है। तो अब हम इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। यहाँ मैं आपको एग्जाम की तैयारी के लिए कुछ जरूरी टिप्स दूंगा। देखिए, अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमेशा बैलेंस्ड इक्वेशंस लिखें, प्रॉपर्टीज और यूजेस अलग अलग बताएं और पीएच वाले क्वेश्चंस में रीजनिंग जरूर दें। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो पीएच पर बेस्ड एमसीक्यूज पर फोकस करें और याद रखें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है और बेकिंग सोडा हीट करने पर CO2 गैस रिलीज करता है। तो इसके साथ हमने एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अब आपके लिए एक सवाल है, आज के इस विश्लेषण में से कौन सा कॉन्सेप्ट आपके आने वाले एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इस पर जरूर सोचिए। ऑल द बेस्ट फॉर हेलो एवरीवन। चलिए, आज हम क्लास 10 साइंस के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर को समझेंगे, चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, ये ना सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बल्कि आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी सुपर इंपॉर्टेंट है। तो हम इस चैप्टर को कैसे कवर करेंगे? देखिए, हमने इसे 5 सिंपल सेक्शंस में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की डेफिनेशन समझेंगे, फिर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करेंगे, उसके बाद केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, फिर आएगी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्टिविटी सीरीज और लास्ट में हम बात करेंगे उनके एक्सट्रैक्शन, यूज और हाँ, कोरोजन के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 1। यहाँ हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मेटल्स, आखिर ये होते क्या हैं? मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं जो जनरली हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं, मतलब उनमें एक चमक होती है, साथ ही ये मैल्यूएबल और डक्टाइल भी होते हैं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि आप रोज देखते हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और गोल्ड। और अब आते हैं नॉन मेटल्स पे। ये मेटल्स के काफी ऑपोजिट होते हैं। जनरली ये डल होते हैं, मतलब इनमें चमक नहीं होती, ब्रिटल होते हैं, यानी थोड़ा सा फोर्स लगाने पर टूट जाते हैं। और ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं। कॉमन एग्जाम्पल्स क्या हैं? कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन। ओके, डेफिनेशंस तो क्लियर हो गई। अब सेक्शन 2 में हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को आमने सामने रखकर कंपेयर करेंगे। इससे इनका डिफरेंस एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पहली प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट और लस्टर। देखिए, मेटल्स जो हैं वो रूम टेम्परेचर पर मोस्टली सॉलिड ही मिलेंगे और इनमें एक नेचुरल शाइन होती है जिसे हम लस्टर कहते हैं। पर नॉन मेटल्स के साथ ऐसा नहीं है। ये आपको तीनों स्टेट्स में मिल सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस, और ये डल होते हैं, यानी नॉन लस्ट्रस। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। इनका क्या मतलब है? मेटल्स मैलिएबल होते हैं, यानी आप उन्हें हथौड़े से पीटकर
पतली शीट्स में बदल सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम फॉइल। और डक्टाइल का मतलब है कि आप उन्हें खींचकर पतले तार बना सकते हैं, जैसे कॉपर वायर्स। नॉन मेटल्स ऑन द अदर हैंड ब्रिटल होते हैं। इसका मतलब वो ना तो मैलिएबल होते हैं और ना ही डक्टाइल। अच्छा, अब आते हैं कंडक्टिविटी और सोनोरिटी पर। मेटल्स, जैसा हमने पहले भी कहा, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। तभी तो सारे बिजली के तार इन्हीं से बनते हैं, राइट? और ये सोनोरस भी होते हैं। इसका मतलब है कि जब आप उन्हें हिट करते हैं तो एक रिंगिंग साउंड आती है। सोचिए, स्कूल की घंटी। नॉन मेटल्स इसके ठीक उल्टा पुअर कंडक्टर्स हैं और नॉन सोनोरस। ओके, नाउ इस स्लाइड पर प्लीज थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा। ये एक्सेप्शंस एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। पहला, मर्क्यूरी। ये एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। फिर आते हैं सोडियम और पोटेशियम। ये इतने सॉफ्ट मेटल्स हैं कि आप उन्हें चाकू से भी काट सकते हैं। ग्रेफाइट, जो कि एक नॉन मेटल है, फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और आखिर में आयोडीन। ये एक नॉन मेटल है जिसमें मेटल्स की तरह लस्टर यानी चमक होती है। इनको जरूर नोट कर लीजिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हमने देख ली। चलिए अब सेक्शन 3 में चलते हैं और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस को आराम से समझते हैं। तो मेटल्स के मेन रिएक्शंस कैसे होते हैं? देखिए, 4 पॉइंट्स हैं। पहला, जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो ये बेसिक या कभी-कभी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। दूसरा, पानी के साथ। यहाँ रिएक्टिविटी का रोल आता है। सोडियम और पोटेशियम जैसे मेटल तो पानी में आग लगा देते हैं, इतनी तेजी से रिएक्ट करते हैं, जबकि कॉपर और गोल्ड बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते। तीसरा, एसिड्स के साथ। रिएक्शन पर ये सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसमें भी कॉपर एक एक्सेप्शन है। और चौथा, जब एक मेटल को दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में डाला जाता है तो जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो कम रिएक्टिव वाले को उसकी जगह से हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है। अब नॉन मेटल्स की बात करें तो इनकी केमिकल रिएक्शंस थोड़े सिंपल हैं। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, जैसे C+O2 बन गया CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक एसिडिक ऑक्साइड है। और पानी के साथ नॉन मेटल्स जनरली रिएक्ट नहीं करते। ऑलराइट, अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के सबसे क्रूशियल टॉपिक्स में से एक पर। सेक्शन 4, द रिएक्टिविटी सीरीज। ये सीरीज आगे के सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए एक मास्टर की तरह है। तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से अरेंज किया गया है, फ्रॉम मोस्ट टू लीस्ट। देखिए, सबसे ऊपर है पोटेशियम K यानी मोस्ट रिएक्टिव। फिर आते हैं सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और ऐसे ही नीचे जाते जाते आपको मिलेंगे कॉपर, सिल्वर और आखिर में गोल्ड Au, जो कि लीस्ट रिएक्टिव है। ये सीरीज का ऑर्डर याद करना बहुत जरूरी है। तो सवाल ये है कि इस सीरीज को याद करके होगा क्या? इसके 3 मेन यूजेस हैं। पहला, आप इससे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यानी कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा। दूसरा, इससे मेटल एक्सट्रैक्शन का मेथड डिसाइड होता है। और तीसरा, करोजन क्यों होता है और उसे कैसे रोकें, ये समझने में भी सीरीज हेल्प करती है। चलिए, अब हम अपने फाइनल सेक्शन 5 पर चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि इन मेटल्स को अर्थ से निकाला कैसे जाता है और उन्हें कोरोजन यानी जंग लगने से कैसे बचाया जाता है। इस टेबल को ध्यान से देखिए। ये बताता है कि एक्सट्रैक्शन का मेथड सीधा सीधा मेटल की रिएक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। जो मेटल सीरीज में सबसे ऊपर हैं, यानी हाईली रिएक्टिव, जैसे सोडियम और पोटेशियम, उन्हें इलेक्ट्रोलिसिस से निकाला जाता है। जो बीच में आते हैं, यानी मीडियम रिएक्टिविटी वाले, जैसे आयरन और जिंक, उनके लिए रोस्टिंग या कैल्सिनेशन का यूज होता है। और जो सबसे नीचे हैं, यानी लो रिएक्टिविटी वाले, जैसे गोल्ड और सिल्वर, वो इतने अनरिएक्टिव हैं कि वो आपको फ्री स्टेट में ही मिल जाते हैं। अच्छा, ये करोजन होता क्या है? आपने जंग लगे हुए लोहे को तो देखा ही होगा, बस वही करोजन है। ये मेटल्स का धीरे धीरे खराब होना है जब वो एयर, मॉइस्चर या किसी केमिकल के कांटेक्ट में आते हैं। और रस्टिंग ऑफ आयरन इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, जिसके लिए ऑक्सीजन और मॉइस्चर दोनों का होना जरूरी है। तो इस करोजन को रोका कैसे जाए? इसके कुछ कॉमन मेथड्स हैं। पहला, सिंपल पेंटिंग कर दो। दूसरा, ऑयलिंग या ग्रीजिंग। तीसरा है गैल्वेनाइजेशन, जिसमें हम आयरन के ऊपर जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं। और चौथा है अलॉइंग, यानी एक मेटल को दूसरे मेटल या नॉन मेटल के साथ मिक्स करके एक बेहतर मिक्सचर बनाना। ओके, टाइम फॉर अ क्विक क्विज। ये बोर्ड एग्जाम्स का एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। सोचकर बताइए, गोल्ड फ्री स्टेट में क्यों मिलता है? इसका आंसर आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, उसकी रिएक्टिविटी में है।
क्योंकि गोल्ड रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आता है। ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, इसीलिए ये आसपास की चीज़ों से जैसे एयर, वाटर या दूसरे सब्सटेंसेस से रिएक्ट ही नहीं करता और हमें अपने प्योर फ्री स्टेट में मिल जाता है। चलिए, इससे पहले कि हम रैप अप करें, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए कुछ स्मार्ट पॉइंट्स जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे रिएक्टिव मेटल पोटेशियम, सबसे कम रिएक्टिव मेटल गोल्ड, ऐसा नॉन मेटल जो कंडक्टर है ग्राफाइट, वो मेटल जो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करता कॉपर, और वो मेटल जिस पर एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बन जाती है एल्यूमिनियम। ये पॉइंट्स 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए परफेक्ट हैं। तो इन सारी प्रॉपर्टीज को समझने के बाद हमें ये पता चलता है कि हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को अपनी डेली लाइफ में इतना इफेक्टिवली कैसे यूज कर पाते हैं। आई रियली होप इस एक्सप्लेनर से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स आसानी से क्लियर हो गए होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो एवरीवन। हमारे पेन से लेकर फोन स्क्रीन्स तक कार्बन लिटरली हर जगह है। तो आज हम इसी अमेजिंग एलिमेंट और उसके कंपाउंड्स को रिवाइज करने वाले हैं। ये चैप्टर क्लास 10 बोर्ड्स और आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों के लिए ही सुपर इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, इस चैप्टर को आसानी से समझने के लिए हम इसे सेक्शंस में कवर करेंगे। सबसे पहले कार्बन के बेसिक्स जानेंगे, फिर देखेंगे कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह कैसे काम करता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे, अपनी डेली लाइफ में कार्बन के एग्जाम्पल्स देखेंगे और लास्ट में एग्जाम्स के लिए एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, इंट्रोड्यूसिंग कार्बन। आखिर इस एक एलिमेंट में ऐसा क्या खास है कि इस पर पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड है? चलिए इसका पता लगाते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आखिर कार्बन इतने ज्यादा कंपाउंड्स बनाता ही क्यों है? इस सवाल का जवाब कार्बन के बहुत ही यूनिक नेचर में छिपा है। इसके पीछे हैं कार्बन की 2 मेन सुपर पावर्स। पहली है कैटनेशन, यानी कार्बन की अपने ही जैसे दूसरे एटम्स के साथ जुड़कर लंबी लंबी चेन्स और रिंग्स बनाने की कमाल की एबिलिटी। और दूसरी सुपर पावर है टेट्रावेलेंसी, जिसका मतलब है कि कार्बन एक साथ 4 अलग अलग बॉन्ड्स बना सकता है। सोच के देखिए कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। कार्बन हमेशा इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड्स बनाता है, जिन्हें हम कोवेलेंट बॉन्ड्स कहते हैं, और इसी शेयरिंग की वजह से इसके कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स आमतौर पर कम होते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी के भी अच्छे कंडक्टर नहीं होते और पानी में आसानी से घुलते भी नहीं हैं। अब कार्बन के अलग अलग रूप देखते हैं, जिन्हें एलोट्रोप्स कहा जाता है। एक ही एलिमेंट पर प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग। एक तरफ है सुपर हार्ड डायमंड जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, और दूसरी तरफ है सॉफ्ट और स्लिपरी ग्रेफाइट जो कि एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। हाँ, और एक बोनस पॉइंट एग्जाम के लिए याद रखिएगा, फुलरीन्स, जिनका शेप एक फुटबॉल जैसा होता है। तो अब जब हम कार्बन की सुपर पावर्स को समझ गए हैं, चलिए देखते हैं कि ये आपस में जुड़कर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया कैसे बनाता है। वेलकम टू सेक्शन 2, बिल्डिंग विथ कार्बन ब्लॉक्स। कार्बन के सबसे सिंपल कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। जैसा कि नाम से ही साफ है, इनमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। इनकी 2 मेन फैमिलीज हैं, सैचुरेटेड यानी एल्केन्स, जहां सभी बॉन्ड्स सिंगल होते हैं, और दूसरे हैं अनसैचुरेटेड यानी एल्कीन्स और एल्काइन्स, जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। इनके जनरल फॉर्मूला जरूर याद रखें, एग्जाम्स में बहुत काम आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है होमोलोगस सीरीज का। ये बेसिकली एक फैमिली ऑफ कंपाउंड्स हैं जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है और सबका जनरल फॉर्मूला भी एक ही रहता है। इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी काफी मिलती जुलती हैं और हर अगले मेंबर में बस एक CH2 ग्रुप का फर्क होता है। हमने अभी फंक्शनल ग्रुप की बात की, तो ये होते क्या हैं? ये ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो कार्बन चेन से जुड़कर उस कंपाउंड की पूरी प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं। एग्जाम्स के लिए ये 4 जरूर याद रखें। OH यानी अल्कोहल, COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, CHO यानी एल्डिहाइड और CO यानी कीटोन। अब इन कंपाउंड्स को नाम कैसे दिया जाता है? इसके लिए हम IUPAC नॉमेनक्लेचर के बेसिक स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन चेन सिलेक्ट करें, फिर फंक्शनल ग्रुप को पहचानें, उसके बाद कार्बन एटम्स के हिसाब से रूट वर्ड लिखें और आखिर में फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से सही सफिक्स लगा दें। सिंपल। अब आते हैं सेक्शन 3 पर। यहां हम 2 ऐसे स्टार कार्बन कंपाउंड से मिलेंगे जिनके बारे में एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। हमारा पहला कंपाउंड है इथेनॉल। ये कलरलेस लिक्विड है जो पानी में आसानी से घुल जाता है।
इसका नेचर न्यूट्रल होता है। इसे सॉल्वेंट, फ्यूल और अल्कोहलिक बेवरेजेस में यूज किया जाता है। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कंबस्टन, जिसमें यह जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इथेनोइक एसिड, जिसे हम एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। इसका टेस्ट खट्टा होता है और ये एक वीक एसिड है। इसका यूज विनेगर में और प्रिजर्वेटिव के तौर पर होता है। इसका एक की रिएक्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, जिससे CO2 गैस निकलती है। अब जरा सोचिए, क्या हो अगर हम पिछले दो कंपाउंड्स इथेनॉल यानी एक अल्कोहल और इथेनोइक एसिड यानी एक कार्बोक्सिलिक एसिड को मिला दें। इससे होता है एक सुपर इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एस्टेरिफिकेशन। इस रिएक्शन से एक नया कंपाउंड बनता है जिसे एस्टर कहते हैं, और इसकी पहचान है इसकी मीठी फ्रूटी स्मेल। चलिए अब इन सब केमिकल कॉन्सेप्ट्स को अपनी रोज की जिंदगी से जोड़ते हैं सेक्शन 4 में, जहां हम बात करेंगे सोप्स और डिटर्जेंट्स की। एक साबुन के मॉलिक्यूल के दो हिस्से होते हैं। इसका एक सिरा, जिसे हेड कहते हैं, पानी को अट्रैक्ट करता है, इसे कहते हैं हाइड्रोफिलिक। जबकि दूसरा सिरा यानी टेल पानी से दूर भागता है और तेल यानी ऑयल को अट्रैक्ट करता है, इसे कहते हैं हाइड्रोफोबिक। और इसी स्ट्रक्चर की वजह से साबुन सफाई करता है। होता क्या है कि जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं वो तेल या गंदगी को चारों तरफ से घेर लेती हैं। इससे एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनता है जिसे माइसेल कहते हैं। गंदगी इसके अंदर ट्रैप हो जाती है और फिर जब हम पानी डालते हैं तो हाइड्रोफिलिक हेड्स उस पूरे स्ट्रक्चर को पानी के साथ बहा ले जाते हैं। हो गए कपड़े साफ। अच्छा, एग्जाम्स में ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि डिटर्जेंट्स को साबुन से बेहतर क्लेंजिंग एजेंट क्यों माना जाता है? इसका क्या रीजन हो सकता है? इसका जवाब इस कंपैरिजन में है। देखिए, सबसे बड़ा फर्क ये है कि डिटर्जेंट्स हार्ड वाटर में भी आसानी से काम करते हैं, जबकि साबुन हार्ड वाटर में स्कम बनाकर इनइफेक्टिव हो जाता है। बस यही मेन रीजन है। चलिए अब टाइम है फाइनल राउंड का। यह है हमारा क्विक एग्जाम रिवीजन सेक्शन, जहां हम इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये कुछ फेवरेट क्वेश्चंस हैं। कार्बन इतने कंपाउंड्स क्यों बनाता है? होमोलॉगस सीरीज क्या है? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन लिखिए। डिटर्जेंट्स हार्ड वाटर में बेहतर क्यों हैं? और सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अंतर। इन्हें जरूर तैयार कर लीजिए। और अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये फैक्ट्स आपके लिए हैं। डायमंड सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स में CH2 ग्रुप का अंतर होता है। और सोप्स हार्ड वाटर में काम नहीं करते। ये पॉइंट्स डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो एक छोटे से एटम के बॉन्ड से लेकर हमारे यूज होने वाले साबुन तक कार्बन की ये जर्नी सच में अमेजिंग है। कभी सोचिए कि हमारे आसपास और कितने ऐसे इनविजिबल कार्बन कंपाउंड्स हैं जो हर रोज हर पल हमारी दुनिया को शेप दे रहे हैं। हेलो, आज हम क्लास 10 की चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस के इंपॉर्टेंट नोट्स को कवर करेंगे। इस टॉपिक को हम इन 6 सेक्शंस में कवर करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन टू लाइफ प्रोसेसेस, फिर हम देखेंगे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, और लास्ट में कुछ की कंसेप्ट्स और एग्जाम फोकस्ड पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, इंट्रोडक्शन टू लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? ये वो बेसिक फंक्शंस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइफ मेंटेन करने के लिए परफॉर्म करते हैं। की प्रोसेसेस हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। चलिए अब पहले प्रोसेस को देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स फूड ऑब्टेन और यूटिलाइज करते हैं एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर के लिए। इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज होता है। इसका एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट्स, और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन है 6CO2 + 6H2O। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में से 6H12O6 + 6O2 बनाता है। फोटोसिंथेसिस के 3 मेन स्टेप्स हैं। स्टेप 1, क्लोरोफिल लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। स्टेप 2, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है।
और स्टेप 3 कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कार्बोहाइड्रेट्स में होता है। नेक्स्ट है हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इसमें ऑर्गेनिजम्स फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। इसके टाइप्स हैं होलोजोइक, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस एंड एनिमल्स, सेप्रोफिटिक, फॉर एग्जाम्पल फंगी, और पैरासिटिक, फॉर एग्जाम्पल टेपवर्म। ह्यूमन बीइंग्स में न्यूट्रिशन होलोजोइक मोड का होता है। इसमें 5 की स्टेप्स इन्वॉल्व हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स को देखते हैं। ऑर्गन्स जैसे माउथ, स्टमक, इंटेस्टिन्स मैकेनिकल और केमिकल ब्रेकडाउन करते हैं। ग्लैंड्स जैसे सलाइवरी, लिवर, पैंक्रियाज डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं। और एंजाइम्स जैसे अमाइलेज, पेप्सिन, बाइल, स्टार्च, प्रोटीन और फैट्स को डाइजेस्ट करते हैं। अब नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस है रेस्पिरेशन एंड एनर्जी रिलीज। रेस्पिरेशन 2 टाइप्स का होता है, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और इसमें हाई एनर्जी रिलीज होती है। इसके एंड प्रोडक्ट्स हैं CO2, वाटर और एनर्जी। एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। इसमें लो एनर्जी रिलीज होती है और इसके एंड प्रोडक्ट्स यीस्ट के केस में अल्कोहल, CO2 और एनर्जी होते हैं। ह्यूमंस में रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गन्स हैं नोज, ट्रेकिया, ब्रोंकी और लंग्स। ब्रीदिंग के प्रोसेस में इनहेलेशन यानी एयर अंदर लेना और एक्सहेलेशन यानी एयर बाहर निकालना शामिल है। गैस एक्सचेंज की मेन साइट एल्वियोलाई है। अगला सेक्शन है ट्रांसपोर्टेशन विद इन ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाइलम और फ्लोएम होते हैं जो वाटर, मिनरल्स और फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं। ह्यूमंस में हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स का सिस्टम होता है। इसका फंक्शन ब्लड पंप करना है और इसे डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। अब आते हैं द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। ह्यूमंस में एक्सक्रीशन सिस्टम में किडनीज, यूरेटर्स और ब्लैडर आते हैं। इनका फंक्शन ब्लड फिल्टर करना और यूरिया रिमूव करना है जो नेफ्रॉन्स के थ्रू होता है। प्लांट्स में गैसियस वेस्ट और एक्सेस वाटर डिफ्यूजन, ट्रांसपिरेशन और स्टोरेज के जरिए रिमूव होता है। अब आगे बढ़ते हैं की कॉन्सेप्ट्स एंड एग्जाम फोकस सेक्शन की तरफ। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस का क्विक रिकैप करते हैं। लाइफ प्रोसेसेस, सर्वाइवल के लिए एसेंशियल एक्टिविटीज। फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स में फूड प्रिपरेशन। रेस्पिरेशन, फूड से एनर्जी का रिलीज। ट्रांसपोर्टेशन, बॉडी में मटेरियल्स का मूवमेंट। और एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिक वेस्ट्स का रिमूवल। बोर्ड एग्जाम्स के लिए कुछ फेवरेट क्वेश्चंस हैं। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखना, की डाइजेस्टिव एंजाइम्स के नाम, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच डिफरेंशिएट करना, ह्यूमन हार्ट या नेफ्रॉन का डायग्राम ड्रॉ करना और बाइल जूस का फंक्शन बताना। गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए कुछ स्मार्ट पॉइंट्स है। फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है। स्टमक में HCl बैक्टीरिया किल करता है। एल्वियोलाई गैस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। जाइलम प्लांट्स में वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और नेफ्रॉन किडनी की फंक्शनल यूनिट है। तो इसके साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अब एक सवाल ये है कि ये अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस हर एक अपने सिस्टम के साथ एक सिंगल यूनिफाइड ऑर्गेनिज्म की तरह फंक्शन करने के लिए कैसे कोलैबोरेट करते हैं? हेलो एवरीवन, कभी आपने सोचा है कि जैसे ही हम किसी गर्म चीज को छूते हैं तो हाथ इतनी जल्दी से पीछे कैसे आ जाता है? या फिर एक छोटा सा बीज जब जमीन से निकलता है तो उसे कैसे पता चलता है कि उसे सूरज की तरफ ही ग्रो करना है? ये सब होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की वजह से। तो आज हम क्लास 10 साइंस के इसी इंटरेस्टिंग चैप्टर को डिटेल में समझेंगे। तो देखिए आज हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये कोऑर्डिनेशन होता क्या है। फिर हम एनिमल्स के सुपर फास्ट नर्वस सिस्टम और उनके केमिकल सिस्टम यानी एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। दोनों सिस्टम्स को आपस में कंपेयर भी करेंगे और हाँ, सबसे आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से और जानते हैं कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का आखिर मतलब क्या है। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि हमारी बॉडी एक ऑर्केस्ट्रा है, तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन उस ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर है।
इसका काम है ये देखना कि सभी म्यूजिशियंस यानी हमारे सारे ऑर्गन्स एक साथ सही टाइम पर और आपस में मिलजुल कर काम करें। बस यही वो प्रोसेस है जो सब कुछ सिंक्रोनाइज रखती है ताकि पूरा सिस्टम आराम से चलता रहे। अच्छा, अब इस कोऑर्डिनेशन को करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अलग-अलग सिस्टम होते हैं। एनिमल्स में एक तरह से डबल इंजन सिस्टम है। एक है सुपरफास्ट नर्वस सिस्टम और दूसरा है थोड़ा धीमा पर आगे तक असर करने वाला एंडोक्राइन सिस्टम। वहीं दूसरी तरफ प्लांट्स, उनके पास तो ब्रेन या नर्व्स नहीं होते, तो वो कोऑर्डिनेशन के लिए पूरी तरह से केमिकल मैसेंजर्स यानी प्लांट हार्मोन्स पर डिपेंड करते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं एनिमल्स के इस पहले इंजन यानी एनिमल नर्वस सिस्टम की। इस सिस्टम का मेन काम है स्पीड। हमारी बॉडी में जितने भी फास्ट एक्शंस होते हैं, जैसे पलक झपकना या किसी बॉल को कैच करना, ये सब इसी के कंट्रोल में होता है। इसके दो मेन पार्ट्स हैं। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम CNS कहते हैं। ये हमारी बॉडी का मेन कंट्रोल रूम है, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी PNS, जिसका काम है इस कंट्रोल रूम से मैसेजेस को पूरी बॉडी तक पहुंचाना और वहां से मैसेजेस वापस लाना। तो सवाल ये है कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। इसका हीरो है न्यूरॉन। न्यूरॉन इस नर्वस सिस्टम का सबसे छोटा लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये एक हाई स्पीड केबल की तरह काम करता है, जो मैसेजेस को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक तेजी से पहुंचाता है। एक न्यूरॉन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला डेंड्राइट, जो एक एंटेना की तरह मैसेज को रिसीव करता है। फिर आती है सेल बॉडी, जो उस मैसेज को प्रोसेस करती है। और आखिर में है एक्सॉन, जो उस प्रोसेस किए गए मैसेज को आगे अगले न्यूरॉन तक भेज देता है। अब बात करते हैं उन सुपरफास्ट एक्शंस की। रिफ्लेक्स एक्शन किसी भी स्टिमुलस यानी अचानक हुए किसी चेंज के खिलाफ हमारी बॉडी का एक क्विक, ऑटोमेटिक और इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स है। वही एग्जाम्पल जो हमने शुरू में डिस्कस किया था, गर्म चीज को छूते ही हाथ का फौरन पीछे हट जाना। और ये एक्शन जिस पाथ या रास्ते से गुजरता है उसे कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। इसमें क्या होता है, मैसेज रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, वहां से मोटर न्यूरॉन के जरिए कमांड इफेक्टर यानी हमारी मसल तक पहुंचती है और एक्शन हो जाता है। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। ये जो सुपर फास्ट रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं ना, इनका कंट्रोल सेंटर हमारा ब्रेन नहीं होता। इनकी कमांड सीधे स्पाइनल कॉर्ड से आती है ताकि रिएक्शन टाइम एकदम कम हो। ब्रेन को तो इसकी खबर थोड़ी देर बाद मिलती है। लेकिन हाँ, बॉडी का असली CEO तो ब्रेन ही है। इसके भी 3 मेन पार्ट्स हैं। फोर ब्रेन, जो हमारा सोचने समझने, याद रखने और इमोशंस को मैनेज करने का काम करता है। फिर है मिड ब्रेन, जो देखने और सुनने से जुड़े रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। और आखिर में है हिंड ब्रेन, जो बॉडी के ऑटोमेटिक फंक्शंस जैसे बैलेंस बनाना, सांस लेना और दिल की धड़कन को संभालता है। तो नर्वस सिस्टम की स्पीड के बाद अब चलते हैं एनिमल कोऑर्डिनेशन के दूसरे इंजन की तरफ। ये है एंडोक्राइन सिस्टम, जो केमिकल मैसेंजर्स के थ्रू काम करता है। इस सिस्टम के मैसेंजर्स को कहते हैं हार्मोन्स। ये बेसिकली केमिकल्स होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं और सीधे ब्लड में घुल जाते हैं। ये थोड़ा धीरे धीरे काम करते हैं, लेकिन इनका जो असर होता है वो काफी लंबा और गहरा होता है। तो चलिए इस केमिकल टीम के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स से मिलते हैं। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये बाकी सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। फिर है थायराइड ग्लैंड, जो थायरॉक्सिन हार्मोन निकालता है और हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। पैंक्रियास से इंसुलिन निकलता है, जो ब्लड शुगर को मैनेज करता है। जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो एड्रीनल ग्लैंड एड्रीनलिन रिलीज करके हमें रेडी करता है। और आखिर में टेस्टिस, जो टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं, और ओवरीज, जो ईस्ट्रोजन बनाती हैं। ये मेल और फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हार्मोन्स बस निकलते ही रहते हैं। इन्हें कंट्रोल करने के लिए एक बहुत स्मार्ट सिस्टम होता है, जिसे कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक AC टेम्परेचर सेट होने के बाद अपने आप बंद हो जाता है। जब बॉडी में एक हार्मोन का लेवल सही हो जाता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड उसका प्रोडक्शन कंट्रोल कर लेता है। एनिमल्स के इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को समझने के बाद अब देखते हैं कि बेचारे प्लांट्स बिना नर्वस सिस्टम के अपनी लाइफ को कैसे कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। प्लांट्स का पूरा कंट्रोल सिस्टम इनके केमिकल मैसेंजर्स पर चलता है, जिन्हें फाइटोहार्मोन्स कहते हैं।
इसमें ऑक्सिन्स सेल्स को लंबा करने में मदद करते हैं, जिब्रेलिन से तने की ग्रोथ होती है और साइटोकाइनिन्स सेल डिवीजन को बढ़ाते हैं। इथिलीन फलों को पकाने का काम करता है और एक है एब्सिसिक एसिड जो एक तरह से ग्रोथ पर ब्रेक लगाने का काम करता है। इन्हीं हार्मोन्स की वजह से प्लांट्स में अलग अलग तरह की मूवमेंट्स होती हैं। एक होती है ट्रॉपिक मूवमेंट जो किसी स्टिमुलस की डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, जैसे फोटोट्रॉपिज्म यानी लाइट की तरफ मूवमेंट। दूसरी होती है नेस्टिक मूवमेंट जिसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। इसका सबसे आम एग्जाम्पल है टच मी नॉट प्लांट का छूने पर सिकुड़ जाना। अच्छा, अब जब हमने दोनों सिस्टम्स को अलग अलग समझ लिया है तो चलिए अब इन दोनों कंट्रोल सिस्टम्स को आमने सामने रखकर इनका कंपैरिजन करते हैं। इसे आसान तरीके से ऐसे समझ सकते हैं। नर्वस सिस्टम एक ईमेल की तरह है, एकदम फास्ट रिस्पॉन्स लेकिन असर थोड़ी देर के लिए। वहीं हार्मोनल सिस्टम एक लेटर की तरह है, रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो होता है लेकिन इसका असर काफी लॉन्ग लास्टिंग होता है। नर्वस सिस्टम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यूज करता है जबकि हार्मोनल सिस्टम केमिकल सिग्नल्स यूज करता है। तो इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझने के बाद अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसका हम सबको इंतजार रहता है, एग्जाम के लिए सबसे जरूरी पॉइंट्स। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है? बोर्ड एग्जाम्स के लिए रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, न्यूरॉन का डायग्राम, पैनक्रियास के हार्मोन्स, सेरेबेलम के फंक्शंस और फोटोट्रोपिज्म, ये टॉपिक्स जरूर अच्छे से कर लें। और अगर आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये फैक्ट्स हमेशा याद रखें। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है और एड्रेनलिन को इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। तो ये था हमारा सफर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की दुनिया में। लेकिन मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। सोचिएगा जरूर कि हमारी बॉडी का ये सुपर फास्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम और स्लो केमिकल सिस्टम आपस में कैसे मिलकर काम करते हैं कि पूरा ऑर्गेनिज्म एक परफेक्ट हार्मनी में फंक्शन करे। थैंक यू। नमस्ते। चलिए आज क्लास 10 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस को आसान भाषा में समझते हैं। हम उन सभी की पॉइंट्स को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए जरूरी हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? हम शुरू करेंगे रिप्रोडक्शन के बिल्कुल बेसिक से, फिर एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड्स को समझेंगे। इसके बाद ह्यूमन सिस्टम्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और आखिर में एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, आखिर ये रिप्रोडक्शन है क्या? बहुत सिंपल है। ये वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे नए इंडिविजुअल्स को जन्म देते हैं। यही तो लाइफ का यानी जीवन का फाउंडेशन है। पर सवाल ये है कि रिप्रोडक्शन इतना जरूरी क्यों है? इसके 3 मेन कारण हैं। पहला, इससे स्पीशीज की कंटिन्यूटी बनी रहती है। दूसरा, इससे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती है। और तीसरा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे वेरिएशन पैदा होता है। मतलब हम सब अपने पेरेंट्स से थोड़े अलग होते हैं और यही चीज स्पीशीज को जिंदा रहने और इवॉल्व होने में हेल्प करती है। चलिए अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसमें थोड़ा अलग सिस्टम है। यहाँ सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत होती है, कोई गैमीट्स नहीं बनते और जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है ना, वो पेरेंट की बिल्कुल एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपी होता है, एक तरह से क्लोन। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आखिर फर्क क्या है? देखिए, एसेक्सुअल में एक पेरेंट, ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल, प्रोसेस बहुत फास्ट पर वेरिएशन बिल्कुल नहीं। वहीं दूसरी तरफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स, ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली अलग, प्रोसेस थोड़ा स्लो लेकिन वेरिएशन खूब मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग मेथड्स हैं। पहला है फिशन, जिसमें एक सेल टूटकर 2 या ज्यादा सेल्स बनाता है, जैसे अमीबा में। फिर आता है फ्रैगमेंटेशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म का शरीर टुकड़ों में टूट जाता है और हर टुकड़ा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, जैसे कि स्पाइरोजाइरा में। और एक है रीजेनरेशन, यानी अपने खोए हुए बॉडी पार्ट्स को दोबारा उगाने की एबिलिटी, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। लिस्ट यही खत्म नहीं होती है। एक और मेथड है बडिंग। इसमें पेरेंट की बॉडी पर एक छोटा सा बड यानी आउटग्रोथ निकलता है और वही नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है, जैसा हम यीस्ट और हाइड्रा में देखते हैं। पौधों में इसका एक स्पेशल तरीका है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यहाँ नए पौधे रूट्स, स्टेम्स या लीव्स से ही उग जाते हैं। आलू और अदरक इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं।
इसके कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स भी हैं, जैसे कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। और हाँ, ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का कमर्शियल यूज़ केला, गुलाब और गन्ने जैसे पौधों की खेती में होता है। चलिए अब अपना फोकस शिफ्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। जैसा हमने पहले बात की, इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और इसकी सबसे बड़ी खासियत है वेरिएशन। यही वेरिएशन एवोल्यूशन का बेस है, जिसकी वजह से स्पीशीज वक्त के साथ बेहतर होती जाती हैं। तो फूल वाले पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? देखिए, स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और कार्पेल फीमेल पार्ट। प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है पॉलिनेशन, यानी पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना। ये 2 तरह का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद होता है फर्टिलाइजेशन, जहां मेल और फीमेल गैमीट्स मिलकर जाइगोट बनाते हैं। अब यहां से एक पूरी जर्नी शुरू होती है। जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, ओव्यूल बदलकर बीज बन जाता है और ओवरी पककर फल बन जाती है। पौधों से आगे बढ़ते हैं और अब हम इंसानों में रिप्रोडक्शन को समझेंगे। चलिए मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के इंपॉर्टेंट पार्ट्स और उनके फंक्शंस को देखते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टीज स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं। स्क्रोटम टेस्टीज के लिए सही टेम्परेचर मेंटेन करता है। वास डिफरेंस स्पर्म को आगे ले जाने का काम करती है और प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल्स स्पर्म को पोषण देते हैं। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। यहाँ ओवरीज एग्स यानी ओवा प्रोड्यूस करती हैं। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस फिलोपियन ट्यूब्स में होता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यूट्रस में होता है और वजाइना बर्थ कैनाल की तरह काम करती है। इसी सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये आमतौर पर 28 दिन का होता है। इस साइकिल के लगभग 14th दिन पर ओव्यूलेशन होता है, जिसमें ओवरी से एक एग रिलीज होता है। अब हम इस चैप्टर के एक बहुत ही ज़रूरी हिस्से पर आ गए हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यहाँ हम बर्थ कंट्रोल और बीमारियों से बचाव की बात करेंगे। बर्थ कंट्रोल के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं। मैकेनिकल मेथड्स जैसे कॉन्डम्स एक फिजिकल बैरियर का काम करते हैं। केमिकल मेथड्स जैसे ओरल पिल्स हार्मोन्स पर काम करते हैं। और सर्जिकल मेथड्स परमानेंट सॉल्यूशंस हैं, जैसे पुरुषों में वेसेक्टमी और महिलाओं में ट्यूबेक्टमी। और ये एक पॉइंट है जो सबको समझना बहुत ज़रूरी है। कॉन्डोम्स एक यूनिक मेथड है क्योंकि ये डबल प्रोटेक्शन देता है। ये ना सिर्फ प्रेगनेंसी को रोकता है बल्कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस यानी एसटीडीज से भी बचाता है। एसटीडीज यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस वो इन्फेक्शंस हैं जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलते हैं। एड्स, गोनोरिया और सिफिलिस इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका है प्रिवेंशन, जिसमें कॉन्डोम्स का इस्तेमाल, साफ सफाई और सही जानकारी शामिल है। सही जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। चलिए इस पूरे चैप्टर का एक क्विक रिवीजन करते हैं, खास तौर पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हैं वो की पॉइंट्स जो आपको बिल्कुल नहीं भूलने हैं। ये 5 डेफिनेशंस दिमाग में बिठा लीजिए। रिप्रोडक्शन यानी नए इंडिविजुअल्स पैदा करना। पॉलिनेशन यानी पॉलन का ट्रांसफर। फर्टिलाइजेशन यानी गैमीट्स का फ्यूजन। प्यूबर्टी यानी सेक्सुअल मैच्योरिटी की स्टेज। और प्लेसेंटा माँ और फीटस के बीच का कनेक्शन। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इन टॉपिक्स पर खास ध्यान दें। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस, मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग। और जो गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये कुछ स्मार्ट पॉइंट्स हैं। अमीबा में बाइनरी फिजन होता है। ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन फिलोपियन ट्यूब में होता है। प्लेसेंटा एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। टेस्टोस्टेरोन प्राइमरी मेल हार्मोन है। और एसटीडीज को रोकने में कॉन्डम्स का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। चाहे कभी कि हम अपने पेरेंट्स जैसे क्यों दिखते हैं, पर उनकी बिल्कुल कार्बन कॉपी भी नहीं होते, है ना? आंखों का रंग, बालों का टेक्सचर, ये सब चीजें आखिर आती कहाँ से हैं? इन सारे सवालों के जवाब छुपे हैं क्लास 10 साइंस के एक बहुत ही फैसिनेटिंग चैप्टर में, जिसका नाम है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो चलिए इसकी गहराइयों को समझते हैं आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो इस पूरे चैप्टर को हम 5 पार्ट्स में कवर करेंगे। सबसे पहले हम हेरिडिटी के फंडामेंटल समझेंगे।
फिर जेनेटिक्स के हीरो यानी मेंडल उनके एक्सपेरिमेंट्स को डीकोड करेंगे। उसके बाद हम ह्यूमन जेनेटिक्स और एवोल्यूशन पर बात करेंगे। फिर देखेंगे कि एवोल्यूशन के सबूत क्या क्या हैं। और हाँ, सबसे आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनका एक क्विक रीकैप भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, हेरिडिटी एंड फाउंडेशनल ट्रेट्स। यहाँ पर हम इस पूरी कहानी के, आप कह सकते हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझेंगे। तो सबसे पहले, ये हेरिडिटी है क्या? बिल्कुल सिंपल शब्दों में, ये वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे जेनेटिक कैरेक्टर्स पेरेंट्स से बच्चों में यानी ऑफस्प्रिंग में पास ऑन होते हैं। ठीक है, अब आते हैं वेरिएशन पर। वेरिएशन मतलब वो छोटे बड़े डिफरेंसेस जो एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स में दिखते हैं। और पता है, यही वेरिएशन लाइफ का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। सर्वाइवल और इवोल्यूशन यानी वक्त के साथ बेहतर बनने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, जो कैरेक्टर्स या ट्रेट्स होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स, ये वो हैं जो हमें विरासत में मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारी आंखों का रंग। और दूसरे होते हैं अक्वायर्ड ट्रेट्स, ये वो हैं जो हम अपनी लाइफ में डेवलप करते हैं, जैसे स्विमिंग सीखना या जिम जाकर एक मस्कुलर बॉडी बना लेना। और हाँ, एग्जाम के लिए ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वायर्ड ट्रेट्स कभी भी नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होते। मतलब अगर कोई एक अच्छा क्रिकेटर बन जाए तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका बच्चा पैदा होते ही बैट्समैन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रेट्स आपके जेनेटिक कोड का हिस्सा नहीं बनते। तो सवाल ये है कि ये विरासत आती कहाँ से है? जवाब है जीन्स से। आप समझ लीजिए, हर जीन हेरिडिटी का एक छोटा सा कोड है। और ये जीन्स कहाँ होते हैं? ये होते हैं क्रोमोसोम्स पर, जैसे धागे पर मोती सजे होते हैं। और ये क्रोमोसोम्स कहाँ रहते हैं? हमारे सेल्स के कंट्रोल रूम में, यानी न्यूक्लियस के अंदर। ह्यूमंस में इनके 23 पेयर्स होते हैं। चलिए अब मिलते हैं इस पूरी कहानी के हीरो से, एक ऐसे इंसान जिन्होंने जेनेटिक्स की दुनिया की नींव रखी। हम बात कर रहे हैं ग्रेगर मेंडल की। तो सेक्शन 2 में हम उनके एक्सपेरिमेंट्स और उनके दिए हुए लॉज को समझेंगे। आप जानते हैं, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए पी प्लांट यानी मटर के पौधे को चुना था। पर क्यों? इसके आसान से 3 रीजन थे। पहला, इसका लाइफ साइकिल छोटा था, इसका मतलब रिजल्ट्स जल्दी मिलते थे। दूसरा, इसके जो ट्रेट्स थे जैसे पौधे की हाइट, वो बिल्कुल अलग और क्लियर थे। और तीसरा, इनकी पॉलिनेशन को कंट्रोल करना बहुत आसान था। उनका जो सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट है ना, वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसमें उन्होंने क्या किया, एक प्योर टॉल प्लांट यानी टीटी को एक प्योर ड्वार्फ प्लांट यानी स्मॉल टीटी से क्रॉस कराया। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात, जो पहली जनरेशन आई F1, उसमें सारे के सारे पौधे लंबे निकले। ड्वार्फ वाला ट्रेट तो जैसे गायब ही हो गया। लेकिन जब इन F1 पौधों की आपस में सेल्फ पॉलिनेशन कराई गई तो F2 जनरेशन में वो छुपा हुआ ड्वार्फ ट्रेट वापस आ गया। कमाल है ना? और ये जो रिजल्ट आया ना, वो एक बहुत ही खास रेशियो में था। अगर आप बाहर से देखें, यानी जो फिनोटिपिक रेशियो है, वो था 3 टॉल और 1 ड्वार्फ। ठीक है, लेकिन जब उनका जेनेटिक मेकअप देखा गया, यानी जीनोटिपिक रेशियो, तो वो था 1 प्योर टॉल, 2 हाइब्रिड टॉल और 1 प्योर ड्वार्फ। और यही रेशियो आगे चलकर जेनेटिक्स का फाउंडेशन बना। इसके बाद मेंडल ने एक कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने एक के बजाय 2 ट्रेट्स को एक साथ स्टडी किया। इसको कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। फॉर एग्जाम्पल, पौधे की हाइट और बीज का शेप। इसका जो F2 जनरेशन का रेशियो निकला, वो और भी इंटरेस्टिंग था, 9:3:3:1। ये नंबर जरूर याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बहुत बार पूछा जाता है। तो अपने इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर मेंडल ने इनहेरिटेंस के 3 फंडामेंटल लॉज दिए। पहला, लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी एक ट्रेट दूसरे पर डोमिनेंट हो सकता है। दूसरा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसका मतलब है कि गिमीट फॉर्मेशन के टाइम एलील पेयर्स अलग हो जाते हैं। और तीसरा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि अलग-अलग ट्रेट्स की इनहेरिटेंस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। ओके, तो मेंडल के मटर के पौधों से आगे बढ़ते हैं और अब फोकस करते हैं इंसानों पर। हमारा सेक्शन 3 है ह्यूमन जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, जिसमें हम सेक्स डिटर्मिनेशन और एवोल्यूशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए, इंसानों में एक बच्चे का सेक्स क्रोमोसोम से डिसाइड होता है। फीमेल्स के पास 2 X क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी XX, जबकि मेल्स के पास एक X और एक Y क्रोमोसोम होता है, यानी XY। तो इसका साफ मतलब क्या हुआ कि बच्चे का सेक्स फादर पर डिपेंड करता है,
क्योंकि सिर्फ फादर ही वाई क्रोमोसोम पास कर सकता है। ये एक प्योर बायोलॉजिकल फैक्ट है। और अब बात करते हैं एवोल्यूशन की। एवोल्यूशन क्या है? ये एक बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक धीमा लेकिन लगातार चलने वाला चेंज। इसमें जेनरेशंस के साथ छोटे छोटे वेरिएशंस इकट्ठे होते जाते हैं और लाखों सालों के बाद एक नई स्पीशीज को जन्म देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम कैसे कह सकते हैं कि एवोल्यूशन सच में हुआ है? इसका क्या सबूत है? तो सेक्शन 4 में हम इसके एविडेंस को देखेंगे और ये भी समझेंगे कि आखिर नई स्पीशीज बनती कैसे है। एवोल्यूशन के 2 बड़े एविडेंस है। पहले हैं होमोलॉगस ऑर्गन्स, जैसे इंसान का हाथ और व्हेल का फिन। इनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन अलग अलग है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि हमारे एंसेस्टर्स कॉमन थे। फिर आते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स, जैसे एक बर्ड के विंग्स और एक इंसेक्ट के विंग्स। इनका स्ट्रक्चर अलग है पर फंक्शन सेम है, दोनों उड़ने के काम आते हैं। ये दिखाता है कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स सिमिलर प्रॉब्लम्स के लिए कैसे अडैप्ट करते हैं। लेकिन अगर एवोल्यूशन के सबसे डायरेक्ट एविडेंस की बात करें तो वो है फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या हैं? ये एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स के प्रिजर्व्ड रिमेन्स हैं, यानी लाखों साल पुराने जीवों के अवशेष। और ये हमें अर्थ पर लाइफ की हिस्ट्री की एक बिल्कुल साफ तस्वीर दिखाते हैं। तो ये जो नई स्पीशीज बनने का प्रोसेस है, इसे कहते हैं स्पीसिएशन। सवाल है, ये होता कैसे है? इसके पीछे कई कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कि जियोग्राफिकल आइसोलेशन, मतलब जब कोई पॉपुलेशन फॉर एग्जाम्पल एक नदी या पहाड़ से 2 हिस्सों में बंट जाए। दूसरा कॉज है जेनेटिक ड्रिफ्ट, यानी जीन्स में रैंडम चेंजेस। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, नेचुरल सिलेक्शन। तो इस पूरी डिस्कशन से 2 इंपॉर्टेंट बातें सामने आती हैं। पहली कि इवोल्यूशन को आगे बढ़ाने में सिर्फ और सिर्फ इनहेरिटेड ट्रेट्स का ही रोल होता है, एक्वायर्ड ट्रेट्स का नहीं। और दूसरी बात, हम ऑर्गेनिजम्स को उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बेसिस पर ही क्लासिफाई करते हैं। मतलब जिन ऑर्गेनिजम्स में जितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज होंगी, उनका कॉमन एंसेस्टर उतना ही रीसेंट माना जाएगा। चलिए अब इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। सेक्शन 5 हमारा फाइनल रिवीजन राउंड है। यहाँ हम एग्जाम के लिए जो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं उनको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। चलिए जल्दी से इन 5 की टर्म्स को रिवाइज करते हैं। हेरिडिटी, ट्रेट्स का ट्रांसमिशन, वेरिएशन, इंडिविजुअल्स के बीच डिफरेंसेस, जीन, हेरिडिटी की बेसिक यूनिट, एवोल्यूशन, ग्रेजुअल चेंज ओवर टाइम, और स्पीसिएशन, नई स्पीशीज का फॉर्मेशन। सिंपल। ओके, अब अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इन 4 सवालों पर जरूर ध्यान दीजिएगा। पहला, मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस। दूसरा, होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन्स के बीच डिफरेंस। तीसरा, अक्वायर्ड ट्रेट्स इनहेरिट क्यों नहीं होते। और चौथा, ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस। ये क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये स्मार्ट पॉइंट्स बिल्कुल फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो 3:1, डाईहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो 9:3:3:1। बच्चे का सेक्स फादर डिटरमिन करता है। होमोलोगस ऑर्गन्स कॉमन एंसेस्ट्री दिखाते हैं और फॉसिल्स इवोल्यूशन का डायरेक्ट एविडेंस है। तो ये चैप्टर हमें बताता है कि लाइफ का हर रूप एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। सोचने वाली बात है ना कि हम सब एक ही विशाल ट्री ऑफ लाइफ की अलग अलग ब्रांचेस हैं। हेलो एवरीवन, चलिए आज क्लास 10 साइंस के चैप्टर 9 एनवायरनमेंट एंड रिसोर्सेज को अच्छे से समझते हैं। हम इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ना एकदम सिंपल तरीके से कवर करने वाले हैं। तो इस सेशन में हम क्या क्या कवर करेंगे? देखिए, हम 4 मेन सेक्शंस में बात करेंगे। सबसे पहले कोर इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, फिर एनवायरमेंटल चैलेंजेस, उसके बाद रिसोर्स मैनेजमेंट, और हाँ, आखिर में सबसे ज़रूरी एग्जाम फोकस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, कोर इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स। इससे ना हम अपने आसपास की दुनिया को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये एनवायरनमेंट है क्या? देखो, सिंपल भाषा में एनवायरनमेंट हमारे आसपास की सारी लिविंग, जिनको हम बायोटिक कहते हैं, और नॉन लिविंग यानी अबायोटिक चीज़ों से मिलकर बनता है। जैसे बायोटिक में हो गए सारे प्लांट्स और एनिमल्स, और अबायोटिक में आ जाता है हवा, पानी, मिट्टी, ये सब। ओके, एनवायरनमेंट समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं इकोसिस्टम पर। ये क्या होता है?
इकोसिस्टम आप समझ लो एक ऐसी फंक्शनल यूनिट है, एक ऐसी जगह है जहां सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में और अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं। एकदम सिंपल एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे एक जंगल या एक छोटा सा तालाब। अच्छा, किसी भी इकोसिस्टम के अंदर ना 3 तरह के बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब लिविंग कंपोनेंट्स। पहले नंबर पर आते हैं प्रोड्यूसर्स। ये होते हैं हरे पेड़ पौधे जो अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर आते हैं कंज्यूमर्स, जैसे कि एनिमल्स जो इन प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। और तीसरे हैं डीकम्पोजर्स, जैसे बैक्टीरिया और फंगाई। इनका काम है मरे हुए ऑर्गेनिजम्स को डीकम्पोज करना। तो अब बात करते हैं फूड चेन की। फूड चेन बेसिकली हमें ये दिखाता है कि एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में कैसे जाती है। यहाँ देखो, एग्जाम्पल में घास से एनर्जी हिरन में गई और फिर हिरन से शेर में। और यहाँ एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो एनर्जी का फ्लो है ना, ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब बस एक ही डायरेक्शन में चलता है। ओके, सो एक फूड चेन तो समझ आ गई, लेकिन जब बहुत सारी ऐसी फूड चेन्स आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो उस नेटवर्क को हम कहते हैं फूड वेब। इसका फायदा क्या है? इसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है इकोसिस्टम को स्टेबिलिटी देना, उसको स्थिर बनाए रखना। अब देखिए, फूड चेन का हर एक स्टेप, हर एक लेवल ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। इसके अलग अलग लेवल्स होते हैं। सबसे नीचे पहले लेवल पर होते हैं प्रोड्यूसर्स, उसके ऊपर आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स और सबसे ऊपर टॉप पर होते हैं टर्जरी कंज्यूमर्स। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल्स क्लियर हैं, पर इन लेवल्स में एनर्जी कैसे मूव करती है, इसके पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। चलो उसको समझते हैं। और ये रूल है द 10% लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉ कहता है कि जब एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से अगले लेवल पर जाती है तो सिर्फ 10% ही ट्रांसफर होती है। सिर्फ 10%। तो बाकी 90% का क्या होता है? वो एनर्जी हीट के फॉर्म में एनवायरनमेंट में चली जाती है, लॉस्ट हो जाती है। और पता है, इसी वजह से फूड चेन ज्यादातर लंबी नहीं होती, उनकी लेंथ लिमिटेड रहती है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फूड चेन में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हर ट्रॉफिक लेवल पर जो हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं ना, उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है। एक कॉमन एग्जाम्पल है डीडीटी। और इसका सबसे बुरा असर किस पर पड़ता है? टॉप कंज्यूमर्स पर। उनके अंदर ये टॉक्सिन सबसे ज्यादा जमा हो जाते हैं। तो ये थे कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने सेकंड सेक्शन पर आते हैं, एनवायरमेंटल चैलेंजेस। देखते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट को क्या क्या खतरे हैं और हम उन्हें कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला और बड़ा चैलेंज है ओजोन लेयर डिप्लीशन। इसका मेन कल्प्रिट कौन है? वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिनको हम शॉर्ट में CFCs कहते हैं। और इसके असर काफी सीरियस हैं। इससे स्किन कैंसर हो सकता है और आंखों को भी काफी नुकसान पहुंच सकता है। नेक्स्ट चैलेंज है कचरा, यानी वेस्ट मैनेजमेंट। देखो, वेस्ट मोटा मोटी 2 तरह का होता है। एक होता है बायोडिग्रेडेबल, ये वो वेस्ट है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से आसानी से सड़गल जाता है। और दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे कि नाम से क्लियर है, ये आसानी से ब्रेकडाउन नहीं होता। सोचो, जैसे प्लास्टिक्स, पेस्टिसाइड्स, ये सालों साल ऐसे ही पड़े रहते हैं। ओके, चैलेंजेस की बात हो गई। अब हम अपने तीसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट। मतलब हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को आखिर बचाएं कैसे। सबसे पहले बात करते हैं फॉरेस्ट्स की। हम सब जानते हैं कि जंगल हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बनाए रखते हैं, मिट्टी के कटाव यानी सॉइल इरोजन को रोकते हैं और लाखों जीव जंतुओं का घर है यानी बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन हो क्या रहा है? खेतीबाड़ी के लिए, शहर बसाने के लिए और इंडस्ट्रीज लगाने के लिए तेजी से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, यानी जंगल काटे जा रहे हैं। और जहां जंगल की बात आती है, वहां वाइल्ड लाइफ की बात भी आती है। वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन भी उतना ही जरूरी है। क्यों? एक तो ये इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखता है और दूसरा स्पीशीज को खत्म होने से यानी एक्सटिंक्शन से बचाता है। और इसके लिए क्या क्या किया जाता है? नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज बनाए जाते हैं और बायोस्फीयर रिजर्व्स भी बनाए जाते हैं। अगला रिसोर्स है पानी। अब पानी से जुड़ी 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या हैं? एक तो है वाटर स्कैसिटी, मतलब पानी की कमी, और दूसरी है वाटर पोल्यूशन, मतलब पानी का गंदा हो जाना। इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? बारिश के पानी को जमा करना यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग और जरूरत के हिसाब से डैम्स बनाना। अब आते हैं कोल और पेट्रोलियम पर। ये दोनों क्या है? ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। नॉन रिन्यूएबल का मतलब ये लिमिटेड हैं, इन्हें बनने में लाखों साल लगते हैं और एक न एक दिन ये खत्म हो जाएंगे।
ऊपर से इनसे पोल्यूशन भी बहुत होता है। हाँ, ये बात अलग है कि इनसे हमें पेट्रोल, डीजल, एलपीजी जैसे ज़रूरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है, खासकर एग्जाम के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या है? सिंपल है, ऐसी डेवलपमेंट, ऐसी तरक्की जो हमारी आज की ज़रूरतों को तो पूरा करे, लेकिन आने वाली जनरेशन्स की ज़रूरतों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, फ्यूचर का सोचकर चलना। तो हमने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन पर, जो सीधा आपके एग्जाम प्रिपरेशन से जुड़ा है, एग्जाम फोकस। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं सारी की डेफिनेशंस का फटाफट। इकोसिस्टम, बायोटिक और एबायोटिक पार्ट्स का इंटरैक्शन। फूड चेन, एनर्जी का ट्रांसफर। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, फूड चेन में टॉक्सिन्स का बढ़ते जाना। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फ्यूचर को ध्यान में रखकर डेवलपमेंट करना। सिंपल। अब जरा ध्यान दीजिए, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। इन्हें तो बिल्कुल पक्का कर लेना। जैसे कि इकोसिस्टम को डिफाइन करो, 10% लॉ क्या है उसको समझाओ, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, फॉरेस्ट्स इंपॉर्टेंट क्यों है, और हाँ, ओजोन डिप्लीशन का मेन रीजन क्या है। और बिल्कुल आखिर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कुछ स्मार्ट पॉइंट्स, इन्हें हमेशा दिमाग में रखें। पहला, एनर्जी फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल है। दूसरा, डीडीटी बायोमैग्निफिकेशन का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। तीसरा, सीएफसीज ही ओजोन डिप्लीशन का कारण है। चौथा, टॉक्सिन से सबसे ज्यादा असर टॉप कार्निवोर्स पर होता है। और पांचवा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज फाइनाइट हैं, हमेशा नहीं रहेंगे। तो इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज। नमस्ते, चलिए लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को एकदम आसान तरीके से समझते हैं। इससे क्या होगा, आपकी एग्जाम की तैयारी बिल्कुल सॉलिड हो जाएगी। तो इस पूरे टॉपिक को हमने 5 इजी पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले लाइट और रिफ्लेक्शन के बेसिक्स समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स की तरफ, उसके बाद रिफ्रैक्शन, लेंसेज और उनके फॉर्मूलाज, और हाँ, सबसे एंड में एग्जाम के लिए क्या सबसे जरूरी है उस पर फोकस करेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से। लाइट और रिफ्लेक्शन के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उनको समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल, लाइट है क्या? देखिए, सिंपल शब्दों में यह एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके वजह से हम चीजें देख पाते हैं। और हाँ, इसकी एक खास बात है, जब तक मीडियम सेम रहता है ना, जैसे हवा है या पानी, ये हमेशा एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अच्छा, जब भी लाइट किसी सरफेस से टकराकर वापस आती है उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं, और ये हमेशा 2 सिंपल रूल्स फॉलो करती है। पहला रूल क्या कहता है कि जो आने वाली रे है यानी इंसिडेंट रे, जो टकराकर जाने वाली रे है यानी रिफ्लेक्टेड रे, और इन दोनों के बीच में जो 90 डिग्री पर एक इमेजिनरी लाइन है जिसे हम नॉर्मल कहते हैं, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में होंगे। सिंपल। और दूसरा नियम तो और भी आसान है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। मतलब जिस एंगल से लाइट आएगी उसी एंगल से वापस जाएगी। ओके, रिफ्लेक्शन के बेसिक्स क्लियर हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने अगले सेक्शन पर चलते हैं, यानी स्फेरिकल मिरर्स। तो ये स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? बेसिकली ये ऐसे मिरर्स हैं जिनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, वो किसी स्फीयर या गोले का हिस्सा होती है। और ये 2 तरह के होते हैं। एक है कॉनकेव मिरर जिसका सरफेस अंदर की तरफ घुमा हुआ होता है, और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर जिसका सरफेस बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। अब इन मिरर्स से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए, P का मतलब है पोल, जो मिरर की सरफेस का बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है। फिर है C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये उस पूरे स्फीयर का सेंटर है जिसका ये मिरर एक छोटा सा पार्ट है। फिर आता है F यानी प्रिंसिपल फोकस, ये वो पॉइंट है जहां पैरेलल आने वाली सारी रेज आकर मिलती हैं। और हाँ, एक चीज हमेशा याद रखें, पोल से फोकस तक का डिस्टेंस, जिसे हम फोकल लेंथ कहते हैं, वो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। कॉनकेव मिरर की सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? कि ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से बिल्कुल अलग अलग तरह की इमेज बनाता है। इस टेबल को देखिए, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाते जा रहे हैं, इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक स्पेशल केस है जिसे हमें ध्यान में रखना है। जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच आ जाता है, तभी, सिर्फ तभी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, यानी ऐसी इमेज जिसे हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते।
अब इन्हीं प्रॉपर्टीज के वजह से कॉन्केव मिरर्स की काफी प्रैक्टिकल यूजेस हैं, जैसे शेविंग मिरर्स में डेंटिस्ट्स भी इसे यूज करते हैं ताकि दांत का बड़ा व्यू मिले। गाड़ियों की हेडलाइट्स और टॉर्चेस में भी रिफ्लेक्टर के तौर पर यूज होता है। और हाँ, सोलर कुकर्स में, जहां सारी सनलाइट को एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करना होता है। ओके, अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर पर। ये ना कॉन्केव से बिल्कुल अलग है। इसका रिजल्ट हमेशा एक जैसा रहता है, नो एक्सेप्शंस। ये हमेशा, आई रिपीट, हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और ऑब्जेक्ट से छोटी यानी डिमिनिश्ड इमेज ही बनाएगा, चाहे ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दें। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसका सबसे कॉमन यूज कहाँ होता है? गाड़ियों के रियर व्यू मिरर्स में। शॉप्स में सिक्योरिटी मिरर्स भी यही होते हैं। और रीजन, इसका की रीजन है कि एक बहुत बड़ा एरिया एक छोटे से मिरर में दिखा देता है, जिसे हम कहते हैं वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। चलिए, रिफ्लेक्शन वाला पार्ट तो हो गया। अब हम लाइट के एक दूसरे बहुत जरूरी फिनोमेनॉन पर आते हैं, जिसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। ये तब होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है। तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल शब्दों में, लाइट का मुड़ना, बेंडिंग ऑफ लाइट। और ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग मीडियम में लाइट की जो स्पीड है वो अलग अलग होती है। सिंपल। रिफ्लेक्शन की तरह ही रिफ्रैक्शन के भी दो नियम हैं, जिन्हें हम स्नेल्स लॉज भी कहते हैं। पहला नियम तो बिल्कुल सेम है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। पर दूसरा नियम थोड़ा अलग है। ये कहता है कि साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। और इसी कांस्टेंट वैल्यू को हम उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम n से दिखाते हैं, ये बेसिकली एक मेजर है कि किसी मीडियम में लाइट कितना बेंड होगी। टेक्निकली ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का रेशियो है। और इसका मतलब ये कि n की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, उस मीडियम में लाइट की स्पीड उतनी ही कम हो जाएगी। ओके, तो अब जब हम रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल समझ गए हैं, तो चलिए इन्हीं को लेंजेस पर अप्लाई करते हैं और उनसे जुड़े जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उनको देखते हैं। ये टेबल देखकर आपको शायद कॉन्केव मिरर की याद आ रही होगी। बिल्कुल वैसा ही पैटर्न है। कॉन्वेक्स लेंस भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से अलग अलग इमेज बनाता है। और यहाँ भी वही स्पेशल केस है। जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होता है, तभी हमें एक वर्चुअल और एनलार्ज्ड इमेज मिलती है। और जैसा कॉन्वेक्स मिरर का केस था, ठीक वैसे ही कॉन्केव लेंस भी हमेशा एक ही तरह की इमेज बनाता है, हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। अब यहाँ स्क्रीन पर 3 सबसे जरूरी फॉर्मूलाज हैं। देखिए, मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला में बहुत छोटा सा साइन का फर्क है। मिरर में प्लस है और लेंस में माइनस। इसमें गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तीसरा फॉर्मूला है पावर ऑफ लेंस का, P = 1/f। इसमें एक चीज हमेशा याद रखें कि फोकल लेंथ f हमेशा मीटर्स में ही लेनी है, सेंटीमीटर्स में नहीं। मैग्निफिकेशन या m के फॉर्मूला में भी एक छोटा सा साइन का डिफरेंस है। मिरर के लिए ये है -v/u और लेंस के लिए सिंपल v/u। अब इस साइन का मतलब समझिए। अगर m नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है कि इमेज रियल और इन्वर्टेड है, यानी उल्टी। और अगर m पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है, यानी सीधी। चलिए, अब हम इस पूरे चैप्टर के आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं, वो टॉपिक्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हैं। अगर बोर्ड एग्जाम्स की बात करें तो कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम्स, उनकी प्रैक्टिस जरूर कर लें। इसके अलावा मिरर और लेंस फॉर्मूला पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन, ये टॉपिक्स अक्सर पूछे जाते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये कुछ स्मार्ट पॉइंट्स हैं जिन्हें हमेशा याद रखें। पहला, कॉन्केव मिरर रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बना सकता है। दूसरा, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है। तीसरा, कॉन्वेक्स लेंस को हम मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज करते हैं। चौथा, कॉन्केव लेंस हमेशा लाइट को डाइवर्ज करता है, यानी फैलाता है। और पांचवां, लेंस की पावर उसकी फोकल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करने के बाद एक आखिरी सवाल है जिस पर थोड़ा सोचिए। ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो एक लेंस के कर्व को। नमस्कार, आज हम कक्षा 10 के अध्याय 11
मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का अध्ययन करेंगे। यह विश्लेषण विशेष रूप से परीक्षा की तैयारी के लिए तैयार किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। इस अध्याय में हम 5 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मानव नेत्र की संरचना को समझेंगे, फिर दृष्टि के दोष और उनके सुधार के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम प्रकाश के गुण और वायुमंडलीय प्रकाश की घटनाओं पर बात करेंगे और अंत में परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो चलिए पहले खंड से शुरू करते हैं। इसमें हम मानव नेत्र की संरचना को विस्तार से समझेंगे और ये जानेंगे कि ये कैसे काम करता है। मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। ये प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। मानव नेत्र के 6 मुख्य भाग होते हैं: कॉर्निया, आइरिस, पुतली, नेत्र लेंस, रेटिना और ऑप्टिक नर्व। अब हम एक एक करके इनके कार्यों को समझेंगे। आइए अब इन भागों के कार्य देखें। कॉर्निया एक पारदर्शी सामने की परत है जो प्रकाश को प्रवेश करने देती है। आइरिस पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली वह छोटा छिद्र है जिससे प्रकाश प्रवेश करता है। नेत्र लेंस एक उत्तल लेंस है जो प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करता है। रेटिना एक प्रकाश संवेदनशील पर्दा है जहां प्रतिबिंब बनता है। और अंत में दृक् तंत्रिका यानी ऑप्टिक नर्व दृश्य संकेतों को मस्तिष्क तक ले जाती है। अब नेत्र की कार्यप्रणाली को समझते हैं। सबसे पहले प्रकाश कॉर्निया से प्रवेश करता है। इसके बाद यह पुतली से होकर गुजरता है। नेत्र लेंस प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। अंत में मस्तिष्क इस प्रतिबिंब की व्याख्या सीधे रूप में करता है। अब बात करते हैं समंजन क्षमता की। यह नेत्र लेंस की वह क्षमता है जिससे वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके पास और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है। इसे पक्षमाभी मांसपेशियां नियंत्रित करती हैं। अब हम दूसरे खंड की ओर बढ़ते हैं जो है दृष्टि के दोष और उनका सुधार। इसमें हम दृष्टि के सामान्य दोषों, उनके कारणों और उनके सुधार के तरीकों पर चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से 3 दृष्टि दोष होते हैं। पहला है मायोपिया या निकट दृष्टि दोष, जिसमें पास की वस्तुएं साफ दिखती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली। इसका कारण नेत्र गोलक का लंबा होना या लेंस की अत्यधिक वक्रता है। इसे अवतल लेंस से ठीक किया जाता है। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टि दोष, जिसमें दूर की वस्तुएं साफ दिखती हैं पर पास की धुंधली। इसका कारण नेत्र गोलक का छोटा होना या लेंस की फोकस दूरी का अधिक होना है। इसे उत्तल लेंस से ठीक किया जाता है। और तीसरा है प्रेसबायोपिया यानी जरा दूर दृष्टिता, जो उम्र से संबंधित दोष है। यह पक्षमाभी मांसपेशियों के कमजोर होने और लेंस के लचीलेपन में कमी के कारण होता है। इसे द्विफोकसी यानी बाइफोकल लेंस से सुधारा जाता है। अब आते हैं तीसरे खंड पर, प्रकाश के गुण। इस खंड में हम प्रकाश के विक्षेपण और प्रकीर्णन जैसी घटनाओं का अध्ययन करेंगे। प्रकाश का विक्षेपण वह प्रक्रिया है जिसमें श्वेत प्रकाश अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है। उदाहरण के लिए जब यह एक प्रिज्म से होकर गुजरता है। इन रंगों का अनुक्रम विबग्योर है: वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसमें बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। अगला गुण है प्रकाश का प्रकीर्णन। यह वह घटना है जिसमें प्रकाश की किरणें छोटे कणों से टकराने पर विभिन्न दिशाओं में विचलित हो जाती हैं। चौथे खंड में हम वायुमंडलीय प्रकाश की घटनाओं पर चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि प्रकाश और पृथ्वी के वायुमंडल की परस्पर क्रिया से कौन सी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। एक सामान्य प्रश्न है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? इसका कारण यह है कि आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि नीले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य छोटी होती है। यह वायुमंडलीय कणों द्वारा लाल प्रकाश की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होता है। इसी तरह एक और प्रश्न है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? इसका स्पष्टीकरण यह है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश को वायुमंडल में एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। अधिकांश नीला प्रकाश प्रकीर्णित होकर हट जाता है, केवल शेष लाल प्रकाश ही आंखों तक पहुंचता है। अब बात करते हैं टिंडल प्रभाव की। ये कोलाइडल कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन है। इसके उदाहरण हैं जंगल की वितान में सूर्य का प्रकाश या धूल भरे कमरे में प्रकाश की किरण। अगला तथ्य है तारों का टिमटिमाना।
तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। वहीं दूसरी ओर ग्रह नहीं टिमटिमाते क्योंकि वे विस्तारित स्रोत हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त होता है, जिससे दिन की कुल अवधि लगभग 2 मिनट बढ़ जाती है। अब हम अंतिम खंड पर आते हैं, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें हम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदुओं का सारांश देखेंगे। बोर्ड परीक्षा के लिए कुछ पसंदीदा प्रश्न हैं। मानव नेत्र का चित्र, दृष्टि दोषों की व्याख्या, आकाश नीला क्यों है, सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है और समंजन क्षमता की परिभाषा। सरकारी नौकरी की परीक्षाओं के लिए कुछ स्मार्ट पॉइंट्स इस प्रकार हैं। रेटिना पर प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। मायोपिया का सुधार अवतल लेंस से होता है। हाइपरमेट्रोपिया का सुधार उत्तल लेंस से होता है। सबसे अधिक विचलन बैंगनी रंग का होता है और सबसे कम विचलन लाल रंग का। और अंत में तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। एग्जाम्स नज़दीक हैं, तो चलिए आज फटाफट बस 5 मिनट में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक क्विक रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये इलेक्ट्रिसिटी है क्या? देखो, बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक चार्ज के बहने का रेट, मतलब कितनी तेजी से चार्ज फ्लो हो रहा है। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, I = Q/T। यहाँ I है करंट, Q है चार्ज और T है टाइम। और हाँ, इसकी SI यूनिट है एम्पेयर, जिसे हम कैपिटल A से लिखते हैं। अब करंट को फ्लो होने के लिए एक रास्ता तो चाहिए, राइट? बस उसी बंद और कंटिन्यूस रास्ते को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। अगर ये बात कहीं से भी ब्रेक हो गया तो करंट का फ्लो वहीं रुक जाएगा। अच्छा, अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टर्म पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब है वो काम यानी वर्क डन जो एक यूनिट चार्ज को सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में लगता है। इसका भी एक फॉर्मूला है, V है पोटेंशियल डिफरेंस, W है वर्क डन और Q वही यानी चार्ज, और इसकी यूनिट है वोल्ट, जिसे हम V से डिनोट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस। समझ लीजिए, ये इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के नियम हैं। ओम्स लॉ कहता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो किसी कंडक्टर से बहने वाला करंट उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इसी से ही बनता है हमारा फेमस फॉर्मूला V = IR। अब इस फॉर्मूला में ये जो R है, ये है रेजिस्टेंस। जैसा नाम है वैसा ही काम है। ये कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो को रोकती है, यानी अपोज करती है। इसकी यूनिट है ओम। तो ये रेजिस्टेंस किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? इसके 4 मेन फैक्टर्स हैं। कंडक्टर की लंबाई, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, वो किस मटेरियल से बना है, और आखिर में टेम्परेचर। इन्हीं फैक्टर से एक और कॉन्सेप्ट निकलता है जिसे कहते हैं रेजिस्टिविटी। इसका फॉर्मूला है R = ρl/A। बेसिकली रेजिस्टिविटी मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है और इसकी SI यूनिट है ओम मीटर। ओके, तो अब देखते हैं कि सर्किट्स में रेजिस्टर्स को आपस में जोड़ा कैसे जाता है। इसके 2 मेन तरीके हैं, सीरीज और पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स एक के बाद एक यानी एंड टू एंड जुड़े होते हैं। इसमें करंट के पास फ्लो होने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी रेजिस्टर्स 2 कॉमन पॉइंट्स के बीच जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से करंट अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस निकालना बहुत आसान है। बस सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस को सीधा जोड़ दो। R = R1 + R2 + R3। और एक बात हमेशा याद रखना, इसमें सभी रेजिस्टर से सेम करंट फ्लो होता है। पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। यहाँ हर रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। और पता है, हमारे घरों की वायरिंग इसी कॉम्बिनेशन में होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और करंट के प्रभाव यानी उसके इफ़ेक्ट्स को समझते हैं, जैसे कि पावर, एनर्जी और हीट। सबसे पहले है इलेक्ट्रिक पावर। ये वो रेट है जिस पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च यानी कंज्यूम होती है। इसके 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, P = VI,
P इक्वल्स आई स्क्वायर आर और P इक्वल्स वी स्क्वायर बाय आर, और इसकी यूनिट है वॉट। हमारे घरों में जो बिजली का बिल यूनिट्स में आता है ना, उस कमर्शियल यूनिट को किलोवाट आवर यानी किलोवाट आवर कहते हैं। और ये जरूर याद रखना कि 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स के बराबर होता है। अब आते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पर। इसका फॉर्मूला है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ये बताता है कि जो हीट प्रोड्यूस होती है वो करंट के स्क्वायर, रेजिस्टेंस और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसी हीटिंग इफेक्ट का इस्तेमाल होता है एक सेफ्टी डिवाइस में, जिसे हम इलेक्ट्रिक फ्यूज कहते हैं। ये ज़रूरत से ज़्यादा करंट आने पर पिघल जाता है और हमारे अप्लायंसेस को बचा लेता है। इसके वायर की 2 खास प्रॉपर्टीज़ हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और रेजिस्टेंस हाई। चलिए अब इस रिवीजन के आखिरी हिस्से में आते हैं। बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक रैपिड फायर रिवीजन हो जाए। एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाने वाले थियरी क्वेश्चंस हैं ओम्स लॉ बताइए, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में अंतर बताइए और इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन कीजिए। न्यूमेरिकल्स में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और पावर एनर्जी कंजम्पशन के सवाल जरूर प्रैक्टिस करना। कुछ आम गलतियां हैं जिनसे बचना है। सीरीज और पैरेलल के फॉर्मूलाज को मिक्स मत करना और यूनिट्स को सही से कन्वर्ट करना। और कुछ स्मार्ट पॉइंट्स। घर की वायरिंग पैरेलल में होती है। 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर होता है और फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो ये था हमारा क्विक रिवीजन। अब एक सवाल आपके सोचने के लिए। ये जानते हुए कि H इक्वल्स आई स्क्वायर्ड आर टी सर्किट डिजाइनर्स रोजमर्रा के डिवाइसेस में परफॉर्मेंस और सेफ्टी के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं ताकि वो ओवरहीट ना हो, इस पर जरूर सोचिए। चलिए आज हम क्लास 10 साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रिवाइज करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये चैप्टर एग्जाम्स के लिए काफी जरूरी है, तो हर कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझते हैं। देखिए इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करेंगे। पहले मैग्नेट्स और मैग्नेटिक फील्ड्स के बेसिक्स, फिर करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स, उसके बाद मोटर्स और फोर्सेस, फिर हम जनरेटर्स और इंडक्शन देखेंगे, फिर डोमेस्टिक सर्किट्स और सेफ्टी, और लास्ट में एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करेंगे। चलिए सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। करंट के इफेक्ट समझने से पहले हमें मैग्नेट्स और उनकी मैग्नेटिक फील्ड्स के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो मैग्नेट क्या होता है? ये एक ऑब्जेक्ट है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और आयरन, कोबाल्ट और निकल जैसे मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है। इसकी एक की प्रॉपर्टी है कि सेम पोल्स यानी लाइक पोल्स रिपेल करते हैं और ऑपोजिट पोल्स यानी अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ये मैग्नेट के आसपास का वो एरिया है जहां मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। इसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। मैग्नेट के बाहर ये नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में एंटर करती हैं। मैग्नेट के अंदर इनकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है। ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, और जहां लाइंस डेंसर यानी पास पास होती हैं वहां फील्ड स्ट्रांग होता है। मैग्नेट्स के बेसिक्स के बाद अब आते हैं इस चैप्टर के कोर प्रिंसिपल पर। यह है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच का कनेक्शन। प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। जब भी किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? इसके लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। अपने राइट हैंड में कंडक्टर को होल्ड कीजिए, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखिए। आपकी फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल होंगी वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। अगर कंडक्टर एक सर्कुलर लूप है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर में सबसे स्ट्रांग होती है, और अगर हम कॉइल में टर्न्स बढ़ा दें तो फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये एक टेम्पररी मैग्नेट होता है। जब सॉफ्ट आयरन कोर पर लिपटी एक कॉइल से करंट पास करते हैं तो वो मैग्नेट बन जाता है। इसका यूज इलेक्ट्रिक बेल्स और क्रेन्स में होता है। अब जब प्रिंसिपल्स समझ आ गए हैं तो चलिए इनके एप्लीकेशंस देखते हैं। हम बात करेंगे फोर्स और इलेक्ट्रिक मोटर की। फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग थंब फोर्स की डायरेक्शन बताता है, फोर्थ फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन बताती है। इलेक्ट्रिक मोटर इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका फंक्शन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। इसके मेन पार्ट्स हैं आर्मेचर, मैग्नेट, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर और कार्बन ब्रशेस। अब तक हमने देखा कि करंट से मोशन कैसे क्रिएट करते हैं। अब इसका उल्टा देखेंगे, मोशन से करंट कैसे जनरेट करते हैं। इस सेक्शन में हम जनरेटर्स और इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे।
इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब किसी कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। इसे माइकल फैराडे ने डिस्कवर किया था। इस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन के लिए हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करते हैं। इसमें थंब कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन बताता है, फोरफिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मिडिल फिंगर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर इज ए प्रिंसिपल यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। इसका फंक्शन है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। इसके दो टाइप्स हैं, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। तो एसी और डीसी में क्या फर्क है? ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी पीरियोडिकली अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। ये हमारे घरों में यूज होता है, जबकि डायरेक्ट करंट यानी डीसी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, जैसे कि बैटरीज में। चलिए अब देखते हैं इन प्रिंसिपल्स का हमारे घरों में क्या एप्लीकेशन है। हम बात करेंगे डोमेस्टिक सर्किट्स और सेफ्टी की। घरों में सारे अप्लायंसेस पैरेलल में कनेक्ट किए जाते हैं और सेफ्टी के लिए दो मेन डिवाइसेस यूज होते हैं, फ्यूज और अर्थी। शॉर्ट सर्किटिंग तब होती है जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं। इससे करंट बहुत ज्यादा फ्लो होता है, जो काफी डेंजरस हो सकता है। ओवरलोडिंग तब होती है जब एक ही सर्किट से बहुत सारे अप्लायंसेस कनेक्ट कर दिए जाते हैं। इससे वायर्स ओवरहीट हो जाती हैं। चलिए अब फाइनल रिवीजन करते हैं। हम इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जल्दी से कवर करेंगे जो एग्जाम के लिए जरूरी हैं। बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन, एसी और डीसी में डिफरेंस और शॉर्ट सर्किट क्यों होता है। और जो गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्मार्ट पॉइंट्स हैं। राइट हैंड थंब रूल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जनरेटर के लिए है। इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्परेरी होता है और हाउस होल्ड सप्लाई में एसी यूज होता है। तो ये था इस चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन। अब जब आप सारे प्रिंसिपल समझ चुके हैं तो सोचिए एक सिंपल सा मैग्नेटिक कंपास असल में कैसे काम करता है। हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। कभी सोचा है आपने कि जो हमारी दुनिया चल रही है, इसको चलाने वाली एनर्जी आखिर आती कहाँ से है? तो चलिए आज हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। और हाँ, ये एक्सप्लेनर आपको बोर्ड एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों को क्रैक करने में हेल्प करेगा। तो एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता क्या है। फिर हम देखेंगे कि एनर्जी सोर्सेज को क्लासिफाई कैसे करते हैं। उसके बाद हम अलग अलग एनर्जी टाइप्स को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। और सबसे आखिर में हम की एग्जाम टेकअवेज पर फोकस करेंगे, यानी वो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स जो आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल याद रखने हैं। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। अलग अलग एनर्जी टाइप्स को समझने से पहले सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर ये सोर्स ऑफ एनर्जी होता क्या है। देखिए, बिल्कुल सिंपल टर्म्स में सोर्स ऑफ एनर्जी कोई भी ऐसी सब्सटेंस या सिस्टम है जो हमें काम करने के लिए यूजफुल एनर्जी दे सके। सिंपल, राइट? और इसकी ज़रूरत कहाँ कहाँ है? वेल, हर जगह। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से लेकर ट्रांसपोर्टेशन में, हमारे घर के कामों में और यहाँ तक कि एग्रीकल्चर में भी। अच्छा, पर किसी भी सोर्स को हम एक गुड एनर्जी सोर्स कब कहते हैं? इसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला, वो पर यूनिट मास या वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करे। दूसरा, वो इजीली अवेलेबल हो, आसानी से मिल जाए। तीसरा, उसे स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना आसान हो। चौथा, वो सस्ता हो, यानी इकोनॉमिकल। और पांचवा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पोल्यूशन कम से कम हो। ओके, तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि एनर्जी सोर्स क्या है और एक अच्छे सोर्स में क्या क्या होना चाहिए, तो अब देखते हैं कि इन्हें क्लासिफाई कैसे किया जाता है। बेसिकली इनके दो मेन क्लासिफिकेशंस हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। यहाँ देखिए, आपको इन दोनों कैटेगरीज में साफ साफ फर्क दिखेगा। एक तरफ है रिन्यूएबल सोर्सेज। ये वो सोर्सेज हैं जो नेचुरली रिप्लेनिश हो जाते हैं, यानी बार बार बन जाते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड, हाइड्रल या बायोमास। और दूसरी तरफ है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। ये वो हैं जो लिमिटेड है और अगर एक बार खत्म हो गए तो उन्हें बनने में लाखों साल लग जाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। और ये पॉइंट अब अपने एग्जाम के लिए नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल और पेट्रोलियम हमेशा नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की कैटेगरी में आते हैं, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा।
तो चलिए अब इन अलग अलग एनर्जी टाइप्स को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। हम शुरुआत करेंगे नॉन रिन्यूएबल्स यानी फॉसिल फ्यूल से और फिर रिन्यूएबल ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले फॉसिल फ्यूल्स, ये बनते कैसे हैं? ये लाखों साल पहले जमीन के नीचे दबे प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन से बनते हैं। अब इनके एडवांटेजेस क्या है? एक तो इनकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है और इन्हें ट्रांसपोर्ट करना आसान होता है, लेकिन इनके डिसएडवांटेजेस काफी सीरियस हैं। ये एयर पोल्यूशन करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज करते हैं और सबसे बड़ी बात, ये लिमिटेड क्वांटिटी में ही अवेलेबल है। अच्छा, तो फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कहाँ होता है? एक मेजर यूज़ है थर्मल पावर प्लांट्स में। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है? प्रोसेस 3 सिंपल स्टेप्स में है। स्टेप 1, कोल को बर्न करके स्टीम प्रोड्यूस की जाती है। स्टेप 2, ये स्टीम टर्बाइन्स को रोटेट करती है। और स्टेप 3, यही घूमती हुई टर्बाइन्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, इस प्रोसेस से सिवियर पोल्यूशन होता है। चलिए अब एक क्लीन ऑप्शन की बात करते हैं, सोलर एनर्जी। इसके एडवांटेजेस तो बिल्कुल क्लियर हैं, ये रिन्यूएबल है और पोल्यूशन फ्री है। लेकिन इसके भी अपने डिसएडवांटेजेस हैं। पहला, ये सिर्फ दिन के टाइम ही अवेलेबल होती है और दूसरा, इसका इनिशियल कॉस्ट यानी इसे सेटअप करने का खर्चा काफ़ी हाई होता है। सोलर एनर्जी को हम कई तरह के डिवाइसेस में यूज करते हैं, जैसे कि सोलर कुकर हो गया या सोलर पैनल। इनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है सोलर सेल। इसका काम क्या है? ये सोलर एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये सिलिकॉन से बनता है और इसका कॉमन यूज आपने कैलकुलेटर्स और सैटेलाइट्स में देखा होगा। चलिए अब 2 और रिन्यूएबल सोर्सेज को कंपेयर करते हैं, विंड और हाइडल एनर्जी। पहले बात करते हैं विंड एनर्जी की। ये मूविंग एयर से बनती है, विंड मिल्स का यूज करके। इसका एडवांटेज है कि ये रिन्यूएबल और नॉन पोल्यूटिंग है। लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है? इसके लिए स्ट्रॉन्ग और स्टेडी विंड्स की जरूरत होती है। अब आते हैं हाइडल एनर्जी पर। यह फ्लोइंग वाटर से बनती है, जिसे डैम्स में स्टोर किया जाता है। एडवांटेज ये है कि इससे एयर पोल्यूशन नहीं होता, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि डैम्स बनाने से बहुत बड़े एरियाज पानी में डूब जाते हैं, जिससे वहां का इकोसिस्टम इफेक्ट होता है। अब एक और इंटरेस्टिंग सोर्स देखते हैं, बायोमास एनर्जी। ये एनर्जी प्लांट और एनिमल वेस्ट से निकलती है और जब इस बायोमास का एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है, मतलब ऑक्सीजन के बिना ब्रेकडाउन, तो इससे जो गैस बनती है उसे कहते हैं बायोगैस। तो बायोगैस में होता क्या है, आप इस चार्ट में देख सकते हैं। इसका मेन कंपोनेंट है मीथेन। इसके अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन भी होती है। और इसका यूज कहाँ होता है? मेनली कुकिंग और लाइटिंग के लिए। अगला सोर्स है न्यूक्लियर एनर्जी। ये एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शंस यानी फिशन और फ्यूजन से बनती है। इसमें फ्यूल के तौर पर यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो भी बिना ग्रीन हाउस गैसेस के। पर इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत बड़े हैं, जैसे कि रेडियोएक्टिव वेस्ट का डिस्पोजल और रेडिएशन लीक होने का रिस्क। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि हम समुद्र से भी एनर्जी निकाल सकते हैं? इसमें पहला है ओशन थर्मल एनर्जी, जो सरफेस और डीप वाटर के टेम्परेचर डिफरेंस से बनती है। दूसरा है टाइडल एनर्जी, जो समुद्र की टाइड्स के उतार चढ़ाव से बनती है, लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि इसके लिए सूटेबल लोकेशंस बहुत कम है। और तीसरा सोर्स है जियोथर्मल एनर्जी। ये धरती के अंदर की हीट से निकलती है और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो अगर हम सभी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को एक साथ समराइज करें तो क्या निकल कर आता है? एडवांटेजेस ये हैं कि ये इनएग्जॉस्टेबल हैं, यानी कभी ख़त्म नहीं होंगे, इको फ्रेंडली हैं और सस्टेनेबल हैं। लेकिन इनके कॉमन डिसएडवांटेजेस भी हैं। इनका इनिशियल कॉस्ट हाई होता है और ये नेचुरल कंडीशंस पर डिपेंड करते हैं, जैसे धूप, हवा या पानी। चलिए अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर आ गए हैं कि एग्जाम टेकअवेज। अब हम वो सभी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल आनी चाहिए। ठीक है, चलिए क्विक रिकैप करते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस का। रिन्यूएबल एनर्जी जो रिप्लेनिश हो सकती है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो एग्जॉस्ट हो जाती है, बायोगैस ये बायोमास से मिलने वाला फ्यूल है, न्यूक्लियर एनर्जी ये न्यूक्लियर रिएक्शन से मिलती है, और फॉसिल फ्यूल्स ये हैं कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। सिंपल। अब अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये कुछ फेवरेट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। पहला, रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में डिफरेंस। दूसरा, फॉसिल फ्यूल्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तीसरा, बायोगैस प्लांट की वर्किंग। चौथा, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रेफर क्यों किया जाता है। और पांचवा, थर्मल और न्यूक्लियर पावर में क्या डिफरेंस है। इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना।
और अगर आप गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो ये स्मार्ट पॉइंट्स आपके बहुत काम आएंगे। याद रखिए, बायोगैस का मेन कंपोनेंट है मीथेन, सोलर सेल्स में यूज होता है सिलिकॉन, कोल एक फॉसिल फ्यूल है, हाइडल एनर्जी फ्लोइंग वाटर से बनती है और न्यूक्लियर एनर्जी में यूरेनियम यूज होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अब जब हमने इन सभी एनर्जी सोर्सेज के प्रोज और कॉन्स को देख लिया है, मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आपको क्या लगता है, हमारे फ्यूचर के लिए कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी सबसे ज्यादा प्रॉमिस रखता है? इस पर जरूर सोचिए। चलिए, इसी के साथ ये एक्सप्लेन। जय हिंद, जय भारत।